चलो, तो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का। ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब तो बहुत लोगों का चैप्टर छूटा है। किस किस का छूट गया ये चैप्टर जो लास्ट में पहुंचा? जैसे मनु, तुम कहाँ से आए थे? प्रत्यक्ष ने तो खुद ही छोड़ा बीच बीच में, 15 मिनट लेट आके आराम से। तुम चारों ने तो पूरा किया है ना? ठीक है, तो स्लो ही कराऊंगी मैं इसका रिवीजन। 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये है कि तुम सारे फिर एक लेवल पे आ जाओगे। तुम सारे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेस सेम हो जाएगा। इसीलिए मैं स्लो करूंगी और तुम देख लेना, तुम्हें जो समझना है मुझे रोक देना कि मैम इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के रिवीजन के बाद तुम इसकी आज घर जाके एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ है नहीं आसान सी एक्सरसाइज है, आराम से कर लो। इसके बाद हम फिर कल, अगर हमारा आज पूरा नहीं होगा, मुझे पक्की उम्मीद है कल तक पूरा हो जाएगा, फिर परसों की क्लास से हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है, बहुत लेट भी नहीं करेंगे। आ जाओ। हाँ जी, मैटर क्या होता है? अब हम वैसे डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे जो हमने नॉर्मल क्लास में करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है नॉर्मल क्लास में हमने 5-6 घंटे में इसको पढ़ा है, 7 घंटे में इस चैप्टर को। तो हमें आज और कल की क्लास में अगर इसे फिनिश करना है तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बट हम डायरेक्ट चीज़ें समझ लेंगे कि अच्छा मैटर ये है। मैं तुमसे सवाल नहीं पूछूंगी इसमें ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं अब। हाँ जी, मैटर क्या चीज़ होती है? मैम, मैटर कोई भी वो चीज़ होती है जिसके पास ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों? मैम, मैटर के पास मास होता है और मैटर का अपना क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई मैटर जो है, वो कोई ऑब्जेक्ट जो है, वो कितना स्पेस ले रहा है ना, कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर पा रहा है ना। जैसे ये टेबल है, क्या ये टेबल कोई जगह नहीं ले रही है ना? एक स्पेसिफिक शेप है इसकी मैम, उतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है एयर के अंदर। ठीक है, उतना एयर को इसने रिप्लेस किया होगा। सो जैसे कि कौन कौन से मैटर के एग्जाम्पल है? तुम्हारी चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं सारी मैटर हैं, जैसे कि बुक मैम, पेंसिल, पंखा, स्टोन, टेबल, चेयर, एयर। किसी किसी को एयर में कंफ्यूजन था जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये, बट अब वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एयर भी क्या है? एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। तुम्हें ये लगता है कि हवा, हवा कौन सी जगह ले रही है? भाई सारी जगह तो ले रही है ना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा है। तो एयर भी मैटर है, वाटर, सारे के सारे एनिमल्स, इवन एक सिंगल बूंद भी पानी की, वो भी क्या है? वो भी मैटर है। सिंगल बूंद कैसे है मैम? एक ड्रॉप ऑफ पानी क्यों है मैटर? बताना जरा मैम। एक सिंगल सी बूंद में भी ना बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। हम एक ड्रॉप बोल रहे हैं ना जिसको, एक ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे। ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी पढ़ ली, अब तो हम रिवाइज कर रहे हैं ना इस चैप्टर को। जैसे हमने वो एक्टिविटी पढ़ी थी कि हमने एक क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का। एक क्रिस्टल में क्या था? एक क्रिस्टल में हम बहुत सारे पार्टिकल्स निकले थे उस एक्टिविटी में। सो एक ड्रॉप ऑफ पानी में भी बहुत सारे क्या है? बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए वो भी क्या है? वो भी मैटर है। हाँ जी, एक पार्टिकल ऑफ सैंड, इतना सा दाना सैंड का, उसमें भी बहुत सारे क्या होंगे? अपने अंदर मैटर है उसके अंदर, मतलब। सो ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए सभी बच्चों को कि मैटर का मतलब है हर एक वो चीज जिसके पास मास है और जिसका अपना कोई वॉल्यूम है। ठीक है, दुनिया जहान की सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी आ जाएंगी इसमें। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था मैम एसआई यूनिट पे भी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब हम आ गए 9th क्लास में। अब हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, उन सब में हम क्या करने वाले हैं मैम? उन सब में हमें जरूरी पता होना चाहिए। फोर्स पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, प्रेशर पढ़ेंगे साउंड वाले चैप्टर में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबकी एसआई यूनिट साथ में पढ़ेंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे कि मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है बच्चों? किलोग्राम। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कहीं भी जरूरत पड़ेगी, किलोग्राम्स में ही लेंगे मास को, क्योंकि तुम्हें पता है कभी कभी ग्राम में भी दिया होगा, तो कन्वर्ट करके किस में लेके आएंगे उसको? जैसे कि फॉर्मूला पढ़ोगे, फोर्स का फॉर्मूला शायद पहले भी पढ़ा हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ग्राम में नहीं ले सकते, मास को किस में लेना पड़ेगा? केजी में। इसलिए ये पता होना जरूरी है कि मास की ऐसा यूनिट होती है अपनी किलोग्राम्स। अगर ग्राम में दिया हो तो क्या करोगे मैम? हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट पता होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों, वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। और कॉमनली यूज होने वाली यूनिट कौन सी है? लीटर। क्योंकि तुम्हें पता है, ऐसे थोड़ी ना बोलती है मम्मी कभी भी मिल्कमैन को कि मुझे 3 मीटर क्यूब मिल्क दे दो, या 3000, क्या बोलती हैं कि कौन सी यूनिट यूज करती हैं? लीटर्स, है ना। तो लीटर जो है वो क्या है मैम? ये कॉमनली यूज होने वाली यूनिट है। तो अगर वो तुमसे पूछेगा एग्जाम में एसआई यूनिट, तो क्या आंसर होगा? क्यूबिक मीटर। अगर पूछा है कॉमनली यूज्ड यूनिट, तो लीटर्स, है ना, या मिलीलीटर। मिलीलीटर भी यूज करते हैं, देखते होंगे जो कफ सिरप वगैरह आते हैं उन पे क्या लिखा रहता है? इतने मिलीलीटर की बॉटल है, इतने मिलीलीटर की, है ना। सो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, हमने पढ़ ली है। अब आ जाओ इधर पे,
वो कौन कौन सी चीजें हैं मैम जो मैटर नहीं है? सो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें अगर मैटर की डेफिनेशन क्लियर है तो हमें ये चीज पता है, हर एक वो चीज जिसके पास ना तो कोई मास है ना ही वो कोई स्पेस घेर रही है, वो सब कुछ किस में आएगा बच्चों? वो सब कुछ आ जाएगा मैम मेरा नॉन मैटर में, मतलब मैटर नहीं है। हाँ जी, कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर नहीं है मैम? बहुत सारी चीजें हैं। आइडिया, थॉट, हीट, लाइट, फ्रेंडशिप, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, सारे के सारे इमोशंस, चाहे कैसा भी इमोशन है, वैक्यूम, है ना, सेंस ऑफ स्मेल, थॉट, गुड मैनर्स, टेस्ट, ये सारे क्या है? मैटर नहीं है? मैटर नहीं है। वैक्यूम का क्या मतलब है? वैक्यूम का मतलब है मैम इवन वहां पर एयर भी एब्सेंट है, कुछ नहीं है, खाली जगह। ठीक है, क्या है? खाली जगह को क्या बोलते हैं? बिल्कुल खाली जगह को बोलते हैं मैम वैक्यूम, जहां पर एयर भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वैसे एयर हर जगह होती है बट वैक्यूम में एयर भी नहीं होती। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, किसी चीज को सूंघना, हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो क्या है? वो सेंस जो है ये एक फीलिंग होती है, एहसास है एक टाइप का। लेकिन जब तुम्हें कोई सब्सटेंस दे देगा वो साथ में, अगर वो इसी के साथ में तुम्हें दे दे, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मेल ऑफ परफ्यूम, या किसी भी चीज की स्मेल दे दे, स्मेल ऑफ फूड, वो मैटर होगा। फिर वो मैटर क्यों होगा? क्योंकि वहां पे उसने मेंशन कर दिया है कि भाई ये तेरी परफ्यूम की एक बॉटल है और ना क्या है, कहाँ थी खुशबू? नाक में। ठीक है, ये तुम्हारा नाक है, तो ये नाक में क्या जा रहा है तुम्हारी, क्यों आ रही है तुम्हें खुशबू? इस परफ्यूम की बॉटल में से मैम परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स मतलब परफ्यूम का जो एरोमा है, जो खुशबू है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जा रहे हैं नाक के अंदर, और फिर उनको एनालाइज कर पा रहा है ब्रेन। ठीक है, ये देखो, तो कौन सी क्लास है? R1 में चले जाइए सर। हाँ जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ये सारी क्या है? ये सारी मैम मैटर नहीं है। कोई जगह घेर रही है क्या? हाँ जी, कोई कहने लगे मैम प्यार, प्यार तो कि बहुत जगह है दिल में, प्यार तो दिल में जगह घेरता है। नहीं नहीं, कोई जगह नहीं मैम, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, लाइट, हीट, कोई मैटर नहीं है। तो ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में तुम इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभी तो मैं टेस्ट ले लूंगी एक बार तुम्हारे पेपर से पहले, तो शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे मैटर नहीं है, टेस्ट मैटर नहीं है। फिर हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ा कि मैम हम ना मैटर को दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा है मैम केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। हाँ जी बच्चों, इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है वो है अपना चैप्टर नंबर 1, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 2। पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में इसको डील कर रहे हैं। हाँ जी, कितने टाइप का मैटर है जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सॉलिड मैम, लिक्विड भी है और गैस है। तो इस चैप्टर में किस बेसिस पर हम इस पढ़ रहे हैं मैटर को? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। हाँ जी, अगर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं, फिजिकल नेचर मतलब उसके अंदर घुस के, ठीक है, हम मैटर के अंदर घुसे और हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि मैटर जो है मैम वो बना हुआ है पार्टिकल्स का। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही छोटे हैं साइज में। छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी वर्ड का मतलब होता है बहुत छोटा इन साइज, वेरी स्मॉल। ठीक है, टाइनी का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल इन साइज। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, छोटे 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 कुछ यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है। क्या मैटर ऐसा है कि कॉन्टिन्यूअस ईंट जैसा? एक मैटर में अगर दूसरा मैटर मिलाओगे तो ऐसे बनता चला जाएगा? हाँ जी बताइए जरा, क्या मैटर ऐसा है क्या ईंट जैसा? एक मैटर जो है वो ऐसे है मैम, पूरा कॉन्टिन्यूअस है? एक मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर हम उसके अंदर मैम दूसरा मैटर मिक्स करेंगे ना तो मैम वो उसके ऊपर ऐसे लेयर बन के आ जाएगा। हाँ जी बोलो जल्दी, ऐसा है क्या? ये मैटर नंबर 1, ये मैटर नंबर 2, ये मैटर नंबर 3, मैम ऐसा तो नहीं है ना? मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है? छोटे 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 पार्टिकल्स है मैम, बिल्कुल छोटे। अगर किसी भी मैटर के अंदर घुसोगे ना, इस तरीके से है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। और वो पार्टिकल्स मैम अलग अलग टाइप के हैं। अलग अलग टाइप मतलब किसी में स्पेस ज्यादा है, किसी के अंदर स्पेस कम है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर।
तो जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो नेचर में कैसा है, वो पार्टिकुलेट इन नेचर है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये चीज भी आई होप आपको क्लियर है। अब इन दोनों के लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी हुई है, ये एक्टिविटी हमने क्लास में डिस्कस कर दी। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है, दो चीजों के लिए ये वाली सेम एक्टिविटी है। हाँ जी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को बताती है ये वाली एक्टिविटी? एक तो मैम ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा मैम हमें ये एक्टिविटी ये भी बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दोनों इसी एक्टिविटी से हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आओ जरा, क्या किया था बच्चों इस एक्टिविटी में? अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको हम डिटेल क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें सबको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। मैम ये देखिए बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है वाटर के पार्टिकल्स को। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, किस चीज को मैग्नीफाई करना? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफाइड? है ना, जूम करके। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज को क्या कर देना, है ना, एनलार्ज कर देना, बढ़ा देना, है ना। जैसे माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है मैम, उसमें अलग अलग लेंसेज होती हैं अलग अलग मैग्निफिकेशन की, कितना मैग्निफिकेशन तुम चाह रहे हो, है ना। जो बैक्टीरिया हमें आंखों से नहीं दिखते मैम, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे आराम से देख लेते हैं जूम करके। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है किस चीज का साइज बढ़ा देना। तो देखो यहाँ क्या दिखा रखा है, वैसे नहीं दिखेंगे तुम्हें असली में ऐसे, बट मैग्निफिकेशन करके देखोगे तो मैम ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है। स्पेस है या नहीं है, स्पेस तो दिख रहा है मैम, मैग्नीफाई करके दिख रहा है, वैसे नहीं दिखेगा। अब तुमने क्या किया मैम, हमने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें। जब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और ऊपर से करी स्टरिंग। हाँ जी, स्टर क्या होता है, स्टर का मतलब है एक ग्लास रॉड लेते हैं मैम, उससे ऐसे गोल गोल घुमाना है, स्टरिंग, है ना। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, मिक्सिंग करने की प्रोसेस को कहते हैं स्टरिंग। और करते किससे मैम, जो ये ग्लास की रॉड है ना, जो ये ग्लास की रॉड है जिससे करते हैं, इसको स्टरर भी कहते हैं, जो कि मिक्स करने के काम आता है। डंडी जैसा होता है, बस कांच की डंडी समझ लो, है ना, घोल देंगे, मिक्स कर देंगे, चम्मच, ठीक है। हाँ जी, अब क्या हुआ यहाँ पर मैम, यहाँ पर ये देखो मिक्सिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑरेंज कलर के हैं, कहाँ बच्चों, कहाँ चले गए हैं मैम, ये थे अपने वाटर के पार्टिकल्स, और मैम इनके बीच में था स्पेस, और इनके बीच में जो स्पेस था मैम उसमें जाकर बैठ गए कौन बच्चों, उसके बीच में मैम जाकर बैठ गए अपने शुगर के पार्टिकल्स। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? हाँ जी, इसका मतलब इससे क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से मैम हमें ये पता चलता है कि जो मेरा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अगर पार्टिकल से मिलकर ना बनता क्या होता मैम, फिर ये होता, वो तो हमें पता ही चल गया। अब मैम ऐसा होता जो हम चीनी डालते ना, वो चीनी नीचे बैठ जाती, यस सॉल्ट, क्या सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, कुछ भी ले लो, ये देखो, है ना। कोई भी चीज तुम लेते, कुछ भी ले लो, KMnO4 ले लो, कॉपर सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो, सब सॉल्ट है, वो नीचे बैठ जाता। यही तो होता है, नीचे बैठ जाता। और पानी कहाँ होता बच्चों, पानी मैम ऊपर रहता। अब तुमसे इस एक्टिविटी में ये पूछा है कि वाटर का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, नहीं बढ़ा मैम। देखो यहाँ पर वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, यहाँ पर 50 ml की मार्किंग थी, यहाँ पर भी 50 ml की मार्किंग है, यहाँ पर भी 50 ml की मार्किंग है। इस चीज से दो बातें क्लियर हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उनके बीच में स्पेस होता है जहां पर जाकर चीनी या फिर सॉल्ट के पार्टिकल जो हैं वो बैठ गए हैं, ठीक है। और इस घुलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये घुलना है, घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन। किसका डिसोल्यूशन हुआ है मैम, डिसोल्यूशन हुआ है शुगर या फिर सॉल्ट का इन वाटर। और एक चीज और है, साइड बुक्स को ज्यादा प्रेफर ना करें क्योंकि तुम्हारा पेपर भी एनसीईआरटी में से बनना है, और पहले अगर तुम्हें एनसीईआरटी क्लियर है तुम हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, हर एक, ठीक है। क्योंकि अगर तुम फालतू के झमेलों में पढ़ोगे तुम साइड बुक खोल के देखना कोई इसमें क्या क्या दिया रहता है, एक ही चीज को 10 पेजों पे दिया रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। 11th में सब कुछ जो जरूरत होगी वो सीबीएसई अपने आप डालती है अपनी बुक्स में, अभी तुम्हें इतने की बेसिक की जरूरत है इनको अच्छे से समझने की, उनको ही करो भी, ठीक है। हाँ जी, ये एक्टिविटी क्लियर है, सबको क्लियर है कि मैम जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है एक मैटर अलग से बैठ गया और दूसरा उसके ऊपर नहीं। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और उनके बीच में स्पेस है, इसलिए जब एक मैटर में दूसरा मिक्स कर रहे हैं ना वो जाके उसके वॉइड्स में बैठ रहा है। हाँ जी, खाली जगह को क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को मैम बोलते हैं वॉइड्स। फिर से वही, समझे, बस ये बात इतनी ध्यान रखनी है, काम की बात है।
चलो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बताती है बच्चों, ये पढ़ लो एक बार, सेम ही है। देखो, शुगर एंड सॉल्ट गेट डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर एंड वाटर लेवल डज नॉट चेंज बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। शुगर और सॉल्ट ऑक्यूपाई एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ जी, शुगर ने या फिर सॉल्ट ने कहां पर, कौन सी जगह ऑक्यूपाई करी है मैम? जो खाली जगह थी बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। बातें मत करो, मैंने रिवाइज नहीं करना अपना, मैं तो अगला चैप्टर भी पढ़ा सकती थी आज। टेस्ट में अगर नंबर कम आए ना फिर देखना, फिर तो देखना ही, देखोगे और क्या करोगे फिर, ठीक है? फिर पढ़ना दोबारा, इसलिए पहले ही पढ़ लो। हाँ जी, क्लियर है ये वाली एक्टिविटी कि शुगर और सॉल्ट कहाँ चला गया मैम? वो खाली जगह में चला गया है। कौन सी खाली जगह? जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, जो हमें आंखों से नहीं दिखती बट वो होती है। हाँ जी, ये अपनी दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी किस पर बेस्ड है बच्चों? दूसरी एक्टिविटी मैम बेस्ड है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। हाँ जी, इस एक्टिविटी में क्या किया है हमने? मैं इस एक्टिविटी में कुछ नहीं करा है मैम। देखो मैं तुम्हें, अब हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो हम डिटेल में कर चुके हैं। अब मैं सीधा एक्टिविटी तुम्हें समझा रही हूँ, इतना भी सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैम पानी लिया है 100 ml, उसमें डिसॉल्व किया किसके क्रिस्टल्स? हाँ जी मैम, यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, इसमें तुम कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो, ठीक है? कॉपर सल्फेट को घोलेंगे तो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनेगा, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट को घोलोगे बच्चों कौन सा सोल्यूशन बनेगा? कौन से कलर का बना है? पिंक या फिर पर्पल, है ना? पिंक या फिर डार्क पर्पल, या डार्क पिंक या फिर पर्पल, ऐसा सा कलर आ गया है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मैम, ये एग्जाम में भी आ जाती है लिखने के लिए कई बार कि लिख दो, है ना? तो अब पता होनी चाहिए। 100 ml पानी में क्रिस्टल्स घोले, 1-2, ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं। ये देखो कितने क्रिस्टल्स हैं, 2 दिखा रखे हैं, लिख भी 2-3 रखे हैं, बहुत थोड़े से पता चला डब्बा उड़ेल दिया जी 100 ml में, और फिर एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, पूरी लैब भर दी बीकर से, है ना? तो फिर क्या कर रहे हैं, चलो जी यहाँ पर 2 क्रिस्टल्स डाल दिए, उसके बाद इसमें से 10 ml लेके अगले वाले, यहाँ क्या था पहले ये बताओ जल्दी मुझे? यहां पर मैम था 90 ml इन सब में। देखो एक बीकर में 100 ml पानी था, उसमें तुमने डाले 2 दाने किसके? उसमें डाले मैम हमने 2 दाने किसके? जल्दी बताओ। पोटेशियम परमैंगनेट के। वो कैसे कलर का बन गया मैम? वो हो गया अपना पिंक कलर का। उसके बाद क्या किया, ये 90 ml पानी था, यहां भी 90 ml पानी है, यहां भी 90 ml पानी है, और जितने भी बीकर्स है सब में 90 ml पानी है। इनमें हमने क्या किया है मैम, इस वाले से जो कलर्ड सॉल्यूशन है, इस वाले से 10 ml इसमें डाला, इस वाले से 10 ml इसमें डाला, इस वाले से 10 ml इसमें डाला, और ऐसे करते करते हम करते गए अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमें अपने इन चक्षुओं से दिख रहा है, चक्षु क्या होते हैं? आंखें, नयन, है ना? नेत्र, आंखें कहलाती है ना सारे, आईज इंग्लिश में, अक्ष भी कहते हैं, अक्षिकाएं, और भी नाम है कुछ, चलो नेत्र चक्षु से काम चला लेते हैं। हाँ जी, चक्षु से क्या दिख रहा है? चक्षु से ये दिख रहा है कि अब कोई ये ना होता ना, है ये क्या होता है, मेरे पास तो है ही नहीं है। ये देखो, वाह सिद्धू, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर माई क्लास फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, यू कैन सिट नाउ, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कोई वो नहीं है। कितने में जाते हो स्कूल से? चल बैठ जा बेटा, मतलब इतनी लेट कैसे पहुंचते हो? या स्कूल वाले पिकनिक लेके जाते हैं फिर घर छोड़ने आते हैं, क्या सीन है? लेट चलते हैं क्या बस? अच्छा चल बेटा जल्दी आया करो, मतलब फिर कोई फायदा नहीं ना, आधी क्लास छूट गई है। अब ये मत कहना मुझे सब आता है, टेस्ट में पता चल जाएगा वो तो। हाँ पहले मैं कर लूँ फिर पूछ लेना। हाँ जी डन, ये वाली मैं थोड़ा सा फिनिश कर लूँ फिर पूछ लेना। हाँ जी बताओ जल्दी, क्या पता चला इससे? इससे ये क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये है कि लास्ट तक हम डाइल्यूट कर रहे हैं, हम और बीकर में डाल रहे हैं, लेकिन जो कलर है वो परसिस्ट कर रहा है, कलर नहीं जा रहा। मतलब कलर लाइट हो रहा है बट कलर खत्म नहीं हो रहा है। इससे क्या पता चलता है मैम? इससे ये पता चलता है हमें कि ये जो 2 क्रिस्टल थे ना, इनमें क्या थे? इनमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है ये। एक क्रिस्टल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मतलब चीनी की एग्जांपल ले लो, अगर ये एक चीनी का एक दाना है ना बच्चों, तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? मिलियंस। ये पता चलता है मैम। अगर यही हम चीनी के साथ करके देखें
तो वहां पर फिर तुम्हें पी के देखना पड़ेगा कि मिठास है कि नहीं, है ना। और मिठास कम ही आएगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, मिठास तो प्रोसेस तो करेगी लेकिन बहुत कम। हमारी टंग की भी तो एक लिमिटेशन है ना, जैसे हमारी आंखों की लिमिटेशन है, सब चीजें नहीं देख सकती ना, बैक्टीरिया देख नहीं सकती। सुनने की भी एक क्षमता है, हम नहीं सुन सकते, बैट सुन लेंगे या कोई और सुन लेगा, हम नहीं सुन सकते, हमारी इसकी भी लिमिटेशन है। ऐसे ही हमारी इसकी भी लिमिटेशन है, हर चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, है वो चीज़ बट हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हमारे ब्रेन से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी से क्या पता चला, कलर परसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैम मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं एक छोटे से क्रिस्टल में। इसी एक्टिविटी को डिटॉल से भी कर सकते हो, बोला हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी ने। और फिर स्मेल परसिस्ट करेगी, डिटॉल वाले केस में तुम ये देखोगे कि अगले 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 बीकर में स्मेल जो है वो परसिस्ट कर रही है, इसका मतलब डिटॉल के इतनी सी बूंद में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं डिटॉल के, ठीक है। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। एक क्रिस्टल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं जो टूटते चले जाते हैं। देखो एक चीज इंटरेस्टिंग यहां पर ये है कि बच्चों जब तुम इसमें डाल रहे हो ना, इसमें तुमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले, तो ये क्रिस्टल जैसे ही इसमें पहुंचेंगे ये क्या होंगे मैम, ये छोटे छोटे छोटों में टूटेंगे। ये दो क्रिस्टल भी क्या होंगे, इसको क्या बोलोगे बताना जरा, इस प्रोसेस का क्या नाम है खुद बताओ। पानी में तुमने क्रिस्टल्स छोड़ दिए, शुगर के, सॉल्ट के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, किसी के भी, और वो उसमें घुलेंगे, क्या प्रोसेस है, मिक्सिंग और डिफ्यूजन। एग्जैक्टली मिक्सिंग, है ना। डिफ्यूजन और मिक्सिंग एक ही बात है, बट यहाँ पर डिफ्यूजन वर्ड यूज किया गया है। डिफ्यूजन वर्ड का क्या मतलब है मैम, दो स्टेट ऑफ मैटर आपस में या दो से ज्यादा आपस में मिक्स हो जाएं। इंटरमिक्सिंग को क्या बोल रहे थे, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है। देखो तुमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला और उसके जो क्रिस्टल्स हैं और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 टूटते चले गए, और टूटने के बाद सबको क्या कर दिया, पूरा पानी कलरफुल बना दिया, ठीक है। तो डिफ्यूजन भी हो रहा है यहाँ पर। चलो जी, अब क्या पढ़ना है हमें, अब हमें पढ़नी है एक नेक्स्ट चीज जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ जी, एक चीज हमने कवर कर ली है, मैटर सबको क्लियर है, मास वॉल्यूम और नॉन मैटर क्या होता है वो भी क्लियर है। मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है, ईंटों से मिलके नहीं बना हुआ, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्टिकुलेट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हम आ गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पे। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के, एक तो मैम वही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। यहां पर ये ध्यान रखना है किसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी है, अगर मैटर की कहेगा मैटर की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, मैटर हैव मास एंड वॉल्यूम, लेकिन यहां पर ये किसकी पूछ रहा है, पार्टिकल्स की। जिस पार्टिकल, मान लो से फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा पेन पेंसिल कुछ भी ले लो, ये तुम्हारा पेन पेंसिल कुछ भी है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ये जो पेन या पेंसिल है ये तुम्हारा कितने कैसे पार्टिकल से मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। क्या प्रॉपर्टी है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब तुम्हें एक चीज ये क्लियर है यहां पर कि मैम ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर टू मैटर वेरी करती हैं कि नहीं, हाँ जी वेरी करती हैं। अगर हम बात करें स्पेस बिटवीन देम की, मैम जो अपने सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस है। कॉन्टिन्यूसली मूविंग की बात करें मैम, गैसेस तो बहुत तेज भागती हैं, सॉलिड वाले तो बेचारे अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अगर हम बहुत ही ज्यादा हीट देंगे तब जाके वो कुछ करते हैं, तेज करते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को, फिर जाके वो कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा मूव करते हैं, स्टेट ही चेंज कर देते हैं मतलब। और अट्रैक्ट ईच अदर क्या मतलब है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मैम ये भी वेरी करती है। सबसे ज्यादा किसमें है दोस्ती, सॉलिड्स में, पार्टिकल्स पास पास है और लिक्विड के दूर दूर है और गैस के सबसे दूर दूर है। अब इनको एक एक करके पढ़ना है। हाँ जी निवान, आप पूछो क्या पूछ रहे थे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वेरी करती है। तुम ये फिक्स नहीं बोल सकते कि भाई सॉलिड जो है उसकी हाई डेंसिटी है, सॉलिड में भी तुम्हें कुछ मिलेंगे, जैसे आइस देखा था तुमने, आइस की डेंसिटी क्या है, पानी से कम है। तो कुछ शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो ये लिख के आनी है, इसमें अपनी ज्यादा ज्ञान नहीं पेलना कि इसमें एक्सेप्शंस लिख के आ रहे हो, नहीं, सीधा लिख देना है दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब इसके लिए भी एक्टिविटीज दी हुई है तुम्हारी बुक में कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। एक तो तुम्हें एग्जाम्पल अभी पढ़ लिया है, पानी, पानी में मैम हमने क्रिस्टल्स घोले वो घुल गए, पानी में चीनी घोली वो भी घुल गई, पानी में सोल्ट घोला वो भी घुल गया, सब कुछ घुल जा रहा है। इसका मतलब कुछ तो बात है पानी में। हाँ जी, पानी में क्या बात है मैम, ये पानी जो है ना, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब मैम इनके बीच में स्पेस है। कैसे पता स्पेस है, क्योंकि मैम वाटर का लेवल बढ़ रहा है क्या,
नहीं बढ़ रहा मैम, पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा ना। अगर पानी का लेवल बढ़ता फिर हम ये नहीं कह सकते कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर पानी का लेवल बढ़ जाता चीनी घोलते ही, फिर हम ये नहीं बोल सकते थे कि इनके बीच में स्पेस है। अब क्या हुआ है मैम, अब ये हुआ है यहां पर बैठ गई है चीनी, जो खाली जगह है उसमें जाके घुस गई है, और बस इसी को बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें तुम ये वाला एग्जाम्पल दे देना, फर्स्ट एक्टिविटी वाला। अब मुझे ये बताओ, ये क्या बना रखे हैं मैंने, दो गोले, ये पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा किस में होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर बात करते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस की, तो तुम्हें अब क्लियर है, रिवीजन कर रहे हैं। गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और मैम सॉलिड में तो बेचारे उनके पास तो बिल्कुल सांस लेने की जगह नहीं है, ऐसे हैं सॉलिड वाले, लिक्विड वाले ऐसे हैं, और गैसेस वालों को तो मैम भगवान ही मालिक है, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस सबसे कम किसमें है? सॉलिड्स में। सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट एक्टिविटी पे। इसके बाद मैम जो सेकंड एक्टिविटी है अपनी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो ये थी दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए मैम। एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि जब तुम्हारे घर में एक बुझी हुई धूप बत्ती रखी है, उसकी खुशबू नहीं आ रही है, अगरबत्ती सॉरी, और जब तुमने उसको जला दिया है तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जा रही है। हाँ जी, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? देखो भाई, बात ऐसी है मैम, जब ये मोमबत्ती जली हुई नहीं थी ना, जब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी, पूजा रूम में रखी हुई थी, जहां भी रखी हुई थी, तब भी एयर थी। हाँ जी, एयर थी कि नहीं थी? तब भी एयर थी। तब खुशबू लिमिटेड जगह तक आ रही थी। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूजा रूम है, यहीं तक आ रही थी खुशबू। आती है, तुम्हें पता है जिस रूम में तुम्हारा पूजा घर होता है उसमें तुम्हें खुशबू आती है, वो जो भी सामग्री वगैरह सब रखी रहती है सबकी आती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि पूरे घर में खुशबू फैल गई, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, पड़ोसियों के यहाँ, है ना, सबके यहाँ फैल गई। क्यों मैम? फिर वो ये है, जैसे ही हमने अगरबत्ती को जलाया तो इसके अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, अगरबत्ती किस चीज से मिलकर बनती है मैम? अगरबत्ती मिलकर बनती है फ्लावर से। तो उनकी जो स्मेल होती है, जो परफ्यूम होता है उसके अंदर, है ना, जो एक्सट्रैक्ट होता है, परफ्यूम का मतलब है फ्लोरल एक्सट्रैक्ट, फूलों के उससे ही तो बनती है अगरबत्ती वगैरह, है ना। सो मैम जो वो खुशबू वाली चीज थी वो हवा में मिक्स हो गई। अब ये हवा थी, यहाँ सारे में हवा है, हवा में मिक्स हो गई। क्या हुआ बच्चों? मैम देखो, हमें ये एक चीज पता है, जो हमारे हवा के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैम इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे क्या? इसके नहीं कर रहे थे, क्यों? सॉलिड है ना मैम, एक जगह बैठे हुए थे बेचारे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें आग लगाई, आग का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी लपटें, जैसे ही हमने इसको जलाया, लिट किया, क्या हुआ मैम? इसके जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए? इसके पीले बना रही हूं, इसके पार्टिकल्स आ गए कहाँ? इसके पार्टिकल्स मैम आ गए अपने एयर में मिक्स होने। तो जैसे ही एयर में मिक्स हुई है, एयर तो पहले से ही मूव कर रही थी, साथ में ये भी चल रही है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि इनकी भी क्या बन गई है मैम? ये भी गैसियस स्टेट में आ गए हैं, फ्लोरल एक्सट्रैक्ट जो है। इसका मतलब अब क्या हो रहा है? इसका मतलब इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मूविंग यहाँ भी थे, एयर के पार्टिकल्स तो यहाँ भी मूविंग है, लेकिन साथ ही साथ अब किसके पार्टिकल्स मोशन में आ गए? जो अपनी अगरबत्ती है उसके पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों मिक्स हो गए, अब दूर दूर तक जा रहे हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी? द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम प्रेजेंट इन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जो जली हुई है, फ्रीली मिक्स्ड अप विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड हैव स्प्रेड अक्रॉस द रूम। अब दूर दूर तक जा रही है, रूम के अब तो पड़ोसियों के यहाँ भी जा रही है। तो एक ये वाली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी फिर ये दी हुई है तुम्हारी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये भी समझ लो काफी है। इसमें क्या किया है मैम? इसमें ये बोला है कि पानी में आप क्या करो, वो मिक्स करो इंक, और एक दूसरा बीकर लो, उसमें पानी में तुम हनी मिक्स करो, और बताओ कौन जल्दी मिक्स होगा। तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता चल गया है, इंक जो है मैम वो लिक्विड है। तो यहां पर क्या हो रहा है? कौन सा वो हो रहा है मिक्सिंग? मैम यहां पर एक लिक्विड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, ये मैम फास्ट होगा। मैम हनी भी तो लिक्विड है, हनी क्या है? लिक्विड है कि नहीं? हाँ जी, ये लिक्विड है या नहीं है? लेकिन मैम ये थोड़ा सा गाढ़ा है, थिक है, इसकी जो डेंसिटी है ये थोड़ी सी ज्यादा है, विस्कस है। विस्कस बोलते हैं ऐसी चीजों को, ऐसे मटेरियल्स को जो थोड़े गाढ़े होते हैं। ठीक है, अब मैम इसको घुलने में बेचारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छी मिक्सिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा मैम? मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने से क्यों जल्दी घुल जा रही हैं चीजें? हाँ जी मैम, हमने क्या करा ना, क्या करा हमने?
दोनों के पार्टिकल्स को कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर दिया, तेज तेज घुमा दिया, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मिक्सिंग फास्ट हो गई। हीट तो नहीं करा ना यहाँ सिर्फ क्या बढ़ा दी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के हमने क्या कर दिया है मैम, हमने इनको कर दिया है इजीली, जल्दी से डिजोल्व। इस एक्टिविटी में ये पूछा हुआ है कौन जल्दी डिजोल्व होगा, तो ऑब्वियसली इंक जो है वो पानी में जल्दी से घुल जाएगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर जल्दी करना चाहते हो तो इसमें भी क्या घुमा दो, स्टरर। ये पूछा हुआ है, तो इससे भी क्या पता चलता है ये जल्दी क्यों घुल गई इसमें, क्योंकि मैम यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। जैसे ही इंक डाली, इंक के पार्टिकल्स भी मूविंग हो गए इसमें आते ही, और पानी के पार्टिकल्स तो थे ही मूविंग, इसको उठाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, बेटा मोबाइल तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मोबाइल तो लेके बैठेगा तुम्हें, आओ, ठीक है। देखो आवाज कैसी हो गई, ठीक है, अजीब सी आवाज निकल रही है। हाँ जी आओ इधर। इस एक्टिविटी में क्या था, इस एक्टिविटी का इजी सा ही था मैम। इसमें क्या किया था, क्या मिक्स करना था बच्चों, क्या डिसॉल्व करना था, जल्दी बताओ। कॉपर सल्फेट ले लो, चाहे देखो इससे डरना नहीं है, तुम सीख जाओगे भी। ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है और ये कॉपर सल्फेट का है। तुम्हें ये बोला हुआ है इन दोनों में से कोई एक लो, एक को ठंडे पानी में और एक को गर्म पानी में डिसॉल्व करो। तो तुम्हें पता ही है ये कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर भी मैम वही कॉन्सेप्ट है, क्या बच्चों, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। फास्ट किस में मूव कर रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं मैम। यहां पर टेम्परेचर क्या है बच्चों पानी का, मैम यहां पर टेम्परेचर है हाई। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाती है हाई, और जिसकी वजह से मिक्सिंग हो जाती है जल्दी, फास्टर मिक्सिंग, फास्टर। हाँ जी, अब एक चीज बताओ जरा मुझे कि काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है। अगर तुम्हें नॉर्मली जो चीज चल रही है, लेकिन हम तो सो गए थे। मैंने तो काइनेटिक एनर्जी 0 बटा सन्नाटा कर ली थी अपनी, हम तो अब थोड़ी देर में इस पे आने वाले थे। कल एक बच्चा 10th में ऐसे हंस रहा, ऐसे हाथ लगा के, उसके दोस्त ने कुछ बोल दिया वो उसको। मैंने फिर उसकी एक्टिंग करी क्लास में, फिर वो बेचारा हंसा थोड़ी देर, फिर शांत हो गया। मैंने कहा बेटा थोड़ा अटेंटिव रहो, ये थोड़ी ना हाथ ऐसे रख के, और दिख रहा है मुझे बार बार उसका मुंह इस पे लग रहा है अपनी। हाँ जी, इस एक्टिविटी भी क्लियर है मैम, आसान सी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी सवाल आएगा हम कर देंगे। हमें वो देगा गर्म पानी ठंडा पानी, शुगर डिजोल्व होनी, किस में डिजोल्व होगी और क्यों, गर्म में जल्दी होगी क्यों, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, चीजें जल्दी घुल जाएंगी। ठीक है, कई बार करते हैं, किसी किसी घर में ऐसे करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है गर्मी में बहुत ज्यादा नींबू पानी पिया जाता है ना। स्मार्ट मम्मियाँ क्या करती हैं, स्मार्ट मम्मियाँ ये करती हैं, वो गर्म पानी में चीनी और नमक का घोल पहले ही बना के रखती हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर नींबू पानी साथ के साथ बनाना पड़ेगा तो चीनी को घोलने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही गर्म पानी में करके फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी ट्रिक है, अगर किसी को नींबू पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, सोडा पानी, सोडा मिक्स करके डालते हो हैं। हाँ मैं वैसे ही करती हूँ, मेरी मम्मी करती है, मैं मम्मी करती है ना। स्मार्ट तो मैं हूँ, मेरी मम्मी करती है। मैं यहाँ फ्रिज में वही लगा दूँ बॉटलें, पहले से ही 5 बॉटल पड़ी हुई है, एक ही फ्रिज है हमारे यहाँ, नहीं तो मैं भी स्मार्ट बनती, मैं भी फिर लगाती। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, बाहर निकालो, नींबू मिक्स करो, सोडा मिलाओ, पी लो। ठीक है, तो तुम भी कर सकते हो, स्मार्ट बन सकते हो, स्मार्ट बॉयज। ठीक है, तो ये समझ है, हाँ जी समझ आ गया, क्या समझ आ गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू लिक्विड इज हायर एट हायर टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ही ज्यादा मिक्सिंग इजी होगी, सॉल्युबिलिटी आसान होगी। रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी भी चीज को घोलना है जल्दी, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, गरम, हीटिंग, हीटिंग, हीटिंग। आ जाओ इधर। अब डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि डिफ्यूजन क्या है। देखो इन सब में तुम्हें डिफ्यूजन ही पता चला है। अगरबत्ती मिक्स हो गई हवा में, डिफ्यूजन। पानी में इंक मिक्स हो गई, शहद मिक्स हो गया, डिफ्यूजन। गर्म पानी में ठंडे पानी में इंक मिक्स हो गई, डिफ्यूजन। सब डिफ्यूजन ही तो है। दो चीजें, दो स्टेट ऑफ मैटर जब आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। हाँ जी देखो, ये भी डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन। तुमने जैसे ही डाली इंक, पानी के पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, वो उसको भी अपने साथ क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे।
ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन देयर ओन मतलब अपने आप, अपने आप मिक्स हो रहे हैं ना। तुम क्या इसको अगरबत्ती को बोल रहे हो बहन मिक्स हो जा हवा में, अपने आप, जरूरत ही नहीं है। एयर के जो पार्टिकल्स है कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, मैं अपने आप कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर तुम बोल रहे हो इसको, तुम घुमा रहे हो, नहीं। जैसे तुमने इंक छोड़ी, वाटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग थे, और इंक भी लिक्विड है, वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जल्दी मिक्स हो जाएंगे दोनों आपस में। लिक्विड लिक्विड का डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड। हाँ जी, सोच के बताओ। एक जगह तुम ये कर रहे हो, सोच के बताओ, निवान बताएगा। निवान ये बताओ कि इंक पानी में जल्दी घुलेगी या चीनी पानी में जल्दी घुलेगी? लिक्विड लिक्विड जल्दी घुल जाएंगे आपस में, ऑब्वियस सी बात है मैम। सॉलिड में तो फिर टाइम लगे ना थोड़ा सा, वो बेचारे उसके क्रिस्टल्स टूटेंगे, है ना, उसे क्रिस्टल्स अलग अलग होंगे फिर जाके। ये जिप फाइल थी बट ये खुलेगी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये देखो जरा होता क्या है। ये से फॉर एग्जाम्पल जो नीले वाले ये तुम्हारे एयर के पार्टिकल्स थे, और ये था तुम्हारा परफ्यूम। तो इंटरमिक्सिंग में होता क्या है भाई, अपने आप होता है, किसी की चीज की जरूरत नहीं होती। तुम्हें पता है यहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स की कैसी कॉन्सेंट्रेशन है मैम, ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही खोलोगे ना परफ्यूम के पार्टिकल्स की बॉटल, ये तुरंत निकल के कहा, पूरे के पूरे मिक्स हो जाएंगे हवा के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी से। यहाँ यही हो रहा है, सेम सेम ये चीज, ये इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ये नीले वाले क्या है, नीले वाले हैं एयर के पार्टिकल्स, और इस परफ्यूम के पार्टिकल्स ये हैं हरे वाले। तो इस परफ्यूम में से जो पार्टिकल्स निकलेंगे हरे वाले, वो इसमें मिक्स हो जाएंगे। दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ्यूजन क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वही क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी, क्वेश्चन है कि भाई गर्म खाने की जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैल जाती है। सब्जियों की खुशबू तो नहीं आती, नॉर्मली कच्ची सब्जियां रखी है, रॉ वेजिटेबल्स, उनकी खुशबू तो कहीं नहीं आती है, लेकिन अगर गर्म खाना है, गर्म सब्जी है, उसकी खुशबू तो पड़ोसियों को भी आ रही है। हाँ, क्या हो गया यहाँ पर मैम? यहाँ पर जो खुशबू है, एरोमा है फूड का, वो गर्म है। फूड कैसा है, गर्म है। और गर्म होने की वजह से क्या चीज ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या चीज है, डिफ्यूजन फास्ट है या स्लो है, फास्ट है। और डिफ्यूजन फास्ट है तो क्या है मैम, दूर दूर तक जाएगा। कौन स्प्रेड फार डिस्टेंसेस, बताना जरा कौन, क्या लिखूं? स्मेल, यानी खाना स्प्रेड फार डिस्टेंसेस, खाने उड़ उड़ के जा रहे हैं। स्मेल जो है वो कहाँ जा रही है, वो दूर दूर तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी डिफ्यूजन है, सब कुछ डिफ्यूजन है भाई। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, सही बात है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे पार्टिकल्स तेज तेज दौड़ेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स अब तुम्हें ये चीज क्लियर है, गर्म करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तुमने किया हीट, हीट करने से क्या बढ़ाया तुमने, टेम्परेचर। हाँ जी, हीट करने पे क्या बढ़ाया है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किनके पास होती है, जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। तुमने टेम्परेचर दे के उसको कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर दिया, इससे क्या बढ़ गया, डिफ्यूजन। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, तुम्हें पता है मैम ये कौन सा डांस है, ये इदुमिश्मी डांसर्स हैं। ये क्या करते हैं, हाथ से हाथ मिला के बिल्कुल डांस करते हैं बहुत अच्छे से। तो इस एक्टिविटी में हमसे ये पूछा हुआ है कि एक मैटर में जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से चिपके पड़े हैं, दूसरा जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, तीसरा जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स का कोई भरोसा नहीं कहाँ है। तो वो ये पूछ रहा है किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज क्लियर है सबको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर है, लेकिन ये भी वेरी करती है, किस पे डिपेंड कर रही है, मैटर टू मैटर। जैसे कि मैम ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होती है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो उठे तो सही, मैं क्या, उठे तो सही। हाँ जी, ये कौन है,
इनकी कैसी है? ये कौन है? इनका क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोस्ती मैम बिल्कुल कम है इनकी, दिख ही रहा है। तो यही इस एक्टिविटी में था। अब ये फिर ये एक्टिविटी दी हुई है तुम्हें, ये भी अट्रैक्ट ईच अदर है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। देखो ये एक्टिविटी क्या बताती है, सारे सॉलिड है, सॉलिड्स में भी वेरी करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम्हें पता है हथौड़ी बजाएंगे तो क्या होगा, इसका तो बहन का पता नहीं क्या ही होगा, हथौड़ी से बेचारी टूटी फूटी पड़ी रहेगी। ये भी चपटी हो सकती है, मेटल जो है मेलिएबल होते हैं ना, मारेंगे बहुत तेज तेज तो मैम इसकी शेप हल्की सी चेंज हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं है। ये इसको तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते, दोनों केसेस हैं, है ना। अगर खींच के लंबी करके पे रखोगे ना, इस पे है ना, मारोगे टूट जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, पहले वाला। कटिंग करोगे, उसी कटिंग भी मुश्किल है, उसी की स्ट्रेचिंग भी मुश्किल है। तो तुमसे इस एक्टिविटी में ये पूछा हुआ है, देखो कि ये सारे सॉलिड हैं लेकिन सॉलिड्स में भी जो फोर्सेस होती हैं वो वेरी करती हैं। जैसे कि इसमें सबसे कौन क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो तुम्हें कुछ ऐसा सा सवाल देगा, वो वैसे आसान ही देता है। अब तुम्हें एक काम करना है, मैं भूल ना जाऊं पहले ही बता दूं, एग्जाम्पलर खरीद लो। वो अपनी सैटरडे की क्लास में एग्जाम्पलर लेके आनी है, ठीक है। एग्जाम्पलर खरीद लो, अगर नहीं खरीद तो एग्जाम्पलर करना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसका नाम एग्जाम्पलर ही है। तुम क्या सोच रहे थे, एग्जाम्पलर कुछ अलग से कुछ नाम होगा? एग्जाम्पलर है, मेरे पास है नहीं, अभी कल दिखा दूंगी, मैं भेज दूंगी तुम्हारे वो फोटो। हाँ जी, एक ये दी हुई एक्टिविटी तुम्हारी, उसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर में ये भी दी हुई है कि भाई तुम पानी के सरफेस को क्यों नहीं काट पाते हैं, पानी में लाइन क्यों नहीं खींच पाते। एक पेपर लो पतला सा, उंगली से कोशिश करो काटने की, काट दोगे। नेल किसी के तिखे हैं तो, सॉलिड है नेल, कर दोगे चीर फाड़, है फिर तो तुम पता नहीं क्या ही कर दोगे, वो हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि पानी में ऐसा क्या है कि पानी को नहीं काट पा रहे, पानी को क्यों नहीं काट पाते हैं? क्योंकि मैम पानी के, सुनो ध्यान से, पानी के एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक ये, स्पेस तो यार है इनमें, पानी के पार्टिकल्स में तुम्हें स्पेस है, फिर भी क्यों नहीं काट पा रहे? क्योंकि मैम ये जो पानी के पार्टिकल्स है ना, इनमें ऐसी फोर्सेस होती हैं कि एक दूसरे के पास आ जाते हैं फिर से ही। जैसे तुम इनको अलग करोगे ना, थोड़ा दूर करोगे पानी के पार्टिकल्स को, इनमें कोहेजन फोर्सेस होती हैं, ये वापस आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, भाई कहाँ जा रहा है इधर आ, है ना। तो उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल्स में लगती हैं। ऐसी एक टाइप की फोर्सेस होती हैं अडहेशन फोर्सेस, जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स में लगती है। जब पेड़ में पानी ऊपर चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, क्या पढ़ रखा है तुमने आज तक? अगर ट्री में ऊपर पानी को लीव्स तक पहुंचाना है तो किससे जाता है, क्या होती है वो ट्यूब्स, उन ट्यूब्स का नाम क्या होता है? पढ़िए कभी जाइलम के बारे में? पढ़ा है? नहीं तो इस साल पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो। पढ़ा है जाइलम फ्लोएम कभी? पढ़ा है? तो जाइलम में, जाइलम का पानी के साथ जो फोर्स का अट्रैक्शन है, पानी का पानी के साथ तो है ही अट्रैक्शन, तभी ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन पानी का जाइलम के साथ भी अट्रैक्शन है, तो जाइलम के साथ भी वो ऊपर चढ़ रहा है, उसको अडहेशन कहते हैं। कोहेजन का मतलब है वो फोर्स मैम जो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में हो। क्लियर ये चीज? तो पानी को जैसे ही काटेंगे ना, उसके पार्टिकल्स फिर से क्या होते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, वो एक दूसरे को पुल करते हैं कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। इसलिए पानी को काट पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, आ जाओ जरा इधर। ये डायलॉग कौन सी मूवी में सुना था? डॉन को ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ऐसा कुछ था या कुछ और था? क्या था ये? डॉन वाला ही है ना शायद, बहुत दिन हो गए मूवी देखी थी कोई। आ जाओ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या था, कोई बताए जल्दी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? दो एटम्स के बीच का स्पेस। सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में। सबसे कम किसमें है? बीच वाला किसमें? ठीक है। एक चीज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोस्ती। मैं पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, मेरी और इसकी दोस्ती। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि कितनी फोर्स से मैं इसको खींच पा रही हूं अपनी तरफ। ठीक है, आ जाओ जी। ये भी पार्टिकल टू पार्टिकल क्या करती है मैम? वेरी करती है, हमने पढ़ रखा है। तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तुम्हें वो एमसीक्यू देगा कि शुगर, वाटर और लिक्विड, इनको अरेंज करो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर। तो तुम्हें अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है, गलत नहीं करनी, टेस्ट भी सोच समझ के देना। शुगर के पार्टिकल्स क्या है मैम? एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। क्यों पास पास है? क्योंकि मैम इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कैसी होती है? ज्यादा। वाटर के पार्टिकल्स कैसे हैं बच्चों? थोड़े दूर दूर है मैम। इनमें कैसी होती हैं? मॉडरेट, मतलब इंटरमीडिएट, बीच वाली। और गैसेस के पार्टिकल्स तो मैम इनका तो भगवान ही मालिक है, ये तो
बैठते ही नहीं बेचारे, ठीक है। इनमें कैसी होती है, तो अगर किसी का टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ ना फिर तुम देखना। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड, कितना 3 हिस्से हैं, एक तिहाई खत्म कर दिया, 1/3 चैप्टर खत्म हो गया। अब चलेगा इस पे स्टेट ऑफ मैटर पे, फिर लास्ट अपना पढ़ेंगे वो। हाँ जी, 3 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर है जो हम अपने कोर्स में पढ़ने हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ह्यूमन बॉडी के पास तीनों स्टेट्स है, तुम्हें पता है। सॉलिड में बोन्स हैं मैम, टीथ हैं, लिक्विड में मैम ब्लड है, और गैसियस में एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं मैम, और CO2 को हम बाहर छोड़ते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। तो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, इन एक्टिविटीज को भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हुए, तो हमने कर ली थी क्लास में। 3 एक्टिविटीज हैं, तीनों का सम अप हमने क्या किया था, एक टेबल की फॉर्म में कर लिया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाली एक्टिविटी में ये किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये सॉलिड के ऊपर तुम्हारी बेस्ड एक्टिविटी है। इसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी है जिसमें तुम्हें दिए हुए हैं लिक्विड्स, ठीक है, और ये हमारी तीसरी एक्टिविटी जिसमें तुम्हें गैसेस के बारे में बताया हुआ है। ये 3 एक्टिविटीज हैं तुम्हारी, कौन कौन सी, 1.9, 1.10, 1.11। बेसिकली ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की एक्टिविटीज हैं, इनको हम ऑलरेडी पढ़ के एक फ्लो चार्ट बना चुके हैं। इन सभी एक्टिविटीज में क्या पूछा हुआ है मैम, इन सभी एक्टिविटीज में हमसे ये 3-4 बातें पूछी हुई हैं, वो हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें मैम हमसे ये पूछा हुआ है इन तीनों एक्टिविटीज में कि किसका फिक्स शेप है, किसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, या कैसा कैसा है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का शेप कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, ये रिजिड है या ये फ्लूइड है। अगर हम किसी कंटेनर में इनको डालते हैं तो क्या ये कंटेनर को पूरा भर देंगे या नहीं भर देंगे, और डेंसिटी के बारे में। ये सारी चीजें मैम उन 3 एक्टिविटीज में हमसे पूछी गई हैं, और हमने इन सबको एक टेबल में लिख लिया है ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। तो ये तुम्हें याद करना है, सिंपल। एग्जाम में इसकी प्रॉपर्टीज आए तो लिख देना, इसकी आए तो लिख देना, ये आए तो लिख देना। अगर आए तीनों में डिफरेंशिएट करने के लिए तो पूरा बना देना। तो होपफुली चांसेस यही होते हैं कि डिफरेंशिएट करने के लिए आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप डिफरेंशिएट करिए। तीनों में आ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ शॉर्ट ऐसा शाम मार के दे दिया है 2 ही आएंगे, कुछ भी आ सकता है बेटा। आ जाओ, समझ लो। शेप और वॉल्यूम, हाँ जी, एक किताब है, इसकी शेप क्या, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और आ जाएगी। तो शेप क्या होती है सॉलिड्स की, फिक्स। हाँ जी, डेफिनेट का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड। मैम हम सॉलिड्स की शेप को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स शेप होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ऐसे होता है क्या, वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है किताब, ये किताब इतनी जगह ले रही है, कल भी तो इतनी लेगी, परसों भी इतनी लेगी। तो जो हमारे मैम सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का क्या मतलब है, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। जो बाउंड्रीज है मैम वो अलग अलग है, दिख रही है प्रॉपर। ये देखो, ये किताब ऐसी है, ये एक बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, सेपरेट है बाउंड्रीज। ऐसा नहीं होता ये बाउंड्री मिक्स हो जाए इस वाली में। सॉलिड्स के पास फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ना तो वॉल्यूम ना ही अपना उसका शेप। इस पे आओ लिक्विड में, मैम लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। हाँ जी, शेप क्यों फिक्स नहीं होती मैम, अगर हम लिक्विड्स के शेप की बात करें तो कुछ ऐसा सा सीन है, जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे ना उसी कंटेनर की शेप को ही ले लेती हैं। देखो, अब मैंने इस ग्लास में डाला हुआ है तो मैम ये देखो, ये लिक्विड की शेप है। अब मैंने ऐसे से कुछ कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया है या जार में, तो मैम ऐसी शेप है। और मैम अगर मैंने इन्वर्टेड कोनिकल में डाल दिया तो शेप ऐसी है, ये देखो, ये लिक्विड की शेप है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड्स का या फिर शेप। वॉल्यूम तो फिक्स है मैम। अगर 10 ml पानी है ना ग्लास के अंदर, मैं उसको कटोरी में भी डालूंगा ना तो भी 10 ml रहेगा, मैं उसको किसी ग्लास में भी डालूंगा ना तो भी वो 10 ml रहेगा, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे थोड़ी ना कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाए थे 1.5 लीटर की, 4-5 ग्लास लगाए तो निकली नहीं 1.5 लीटर, कम पड़ गई, ऐसा तो नहीं होता ना। 1.5 लीटर ही रहेगा। हाँ जी, क्ले किस में आएगा, क्ले सॉलिड आएगा। तो ऐसे तो रबड़ बैंड भी है, तो उसकी इलास्टिसिटी है ना, क्ले की ऐसी तुम बना लो वापस करके, फोर्स लगा के हल्की सी हो जाएगी, मेंटेन नहीं होगी, है ना। हाँ जी, इसका मतलब जो लिक्विड है अपना, लिक्विड क्या है,
शेप तो मैम डेफिनेट नहीं है, शेप तो वो होगी जो कंटेनर की शेप है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो शेप होती है लिक्विड्स की वो वही होती है जो कंटेनर की शेप होती है। सॉलिड्स का ऐसा नहीं है, सॉलिड की अपनी जो शेप है वही शेप है। अब इस बुक को मैं यहाँ रख दूं या कबर्ड में रख दूं कहीं, शेप चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पानी का कंटेनर चेंज कर दूं, इसकी शेप चेंज हो जाती है। हाँ जी, गैसेज, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है, कुछ भी फिक्स नहीं है इनका, ठीक है, इनका सब कुछ चेंज होता रहता है। हाँ जी, अब आइए इस पे कंप्रेसिबिलिटी। पहले मुझे कोई कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन बताओ, फिर मैं तुम्हें दे रही हूँ अच्छी सी डेफिनेशन। मैम ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैस भरी हुई है, सुन लो ध्यान से। कंप्रेसिबिलिटी, मैंने कोई डायग्राम नहीं लगाया हुआ क्या, ये रहा, आ जाओ सुनो ध्यान से। मैम ये मेरी गैस भरी हुई है कंटेनर के अंदर, और मैं ये कह रही हूं कि जो गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल होती है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाती हूं, जैसे ही मैम हम इसके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो अब हम इस गैस को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं थोड़े कम स्पेस में। अब मैम ये इतने ही स्पेस में आ गई, देखो। और टाइम पास मत किया करो, बैठे हुए टाइम देख रहे हैं, 6 मिनट रह गई, 5 मिनट रह गई, मतलब मुझे होना चाहिए ऐसा, इन्हें हो रहा है जो पहली बार पढ़ रहे हैं जीवन में। जो टीचर 100 बार पढ़ा चुका है उसको नहीं हो रहा है, उसको सेम फीलिंग आ रही है आज भी पढ़ाते हुए, इन्हें टाइम पास करने की लगी हुई है ना? तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हाँ जी, ये है कंप्रेसिबिलिटी, कि जो हमारे पास कंटेनर में गैस थी उसको हमने वॉल्यूम में रिड्यूस कर दिया। हाँ जी, रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब मैम जो जगह लेता है, यहां पर तो इतनी जगह ले रहा था, हाँ जी, इस कंटेनर में तो ये इतनी जगह ले रहा था, और इस कंटेनर में सिर्फ इतनी सी जगह ले रहा है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ये सेम कंटेनर है, यहां तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, इतना ले लो, ठीक है। वॉल्यूम क्या कर दिया है? वॉल्यूम मैम रिड्यूस कर दिया है, तो इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है जब तुम किसी चीज का वॉल्यूम घटा दो उस पर प्रेशर लगा के। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है? मैम गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। किसी सॉलिड को देखा है ऐसे, वो सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट की चौक भर लो एक सिरिंज के अंदर, ये वाला, ये यही तो बताता था। एक बार चौक भर के देखो कितना कंप्रेस कर पा रहे हो, एक बार पानी भर के देखो, एक बार गैस भर के देखो, तो तुमने क्या नोटिस किया था? सबसे ज्यादा मैम गैस वाले केस में हम इसको दबा पाए हैं, है ना। इस एक्टिविटी में ये जो जिन्होंने पहले क्लास अटेंड नहीं करी है, एक बार तो यहाँ पर चौक भरी, चौक ही होगी या कुछ और होगा, एक बार यहीं पर वाटर भरो, 3 लेने अलग अलग, और एक बार यहां पर एयर भरो, और फिर इसको पिस्टन को दबाओ और यहां से बंद कर देना है। पता चला इधर से खुला पड़ा है इधर से निकाल ली चौक, है ना, इधर से डाला पानी, उर्र होली है ना और फिर तीसरी बारी में गैस कर रहे पिचकू पिचकू बैठे हुए, ठीक है, तो इधर से बंद है। ये क्या है? ये रबड़ कॉर्क लगा दिया, बंद, ठीक है। हंस लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, नींद ज्यादा आती है ना तो हंस लेना चाहिए। मोबाइल बंद कर दो, ये रात वाला जो मोबाइल है ना, गेम वाला, मैं तो कभी देखा ही नहीं मोबाइल, कैसा होता है मोबाइल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रोम्बस है। देखो बात सुन रहे हो, मोबाइल नहीं देखा मैंने। इसको भी बहुत नींद आ रही है आरुष को, ये पक्का गेम खेलता रात को। बहुत आप बीती है मैम, क्या बताएं फोन ही नहीं मिल रहा है घर पे, तो बेटा नींद क्यों आ रही है, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या बताती है? ये एक्टिविटी मैम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताती है, कि अगर चौक भर के दबा रहे पिचकू पिचकू कुछ ना हो रहा, पानी भर के पिचकू पिचकू कुछ ना हो रहा, मैम सिर्फ पिचकू पिचकू किस में हो रहा है? सिर्फ गैसेस के केस में। इसका मतलब गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। हाँ जी, रिजिड, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, सबको याद होनी चाहिए, टेस्ट में पक्का एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, लीक कर दिया पेपर, देखो। हाँ जी, कौन रिजिड है कौन फ्लूइड है? सॉलिड्स मैम रिजिड है, और तू कहाँ ठुकरा है, और लिक्विड और गैसेस जो है वो फ्लूइड है। हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका? मैम रिजिड का मतलब होता है प्रेशर लगा रहे मैम, जिनकी शेप चेंज ना हो। इसकी शेप चेंज हुई प्रेशर लगाने से, वो देख उसने कर दी, ठीक है। हाँ जी, और शेप चेंज नहीं हुई अभी भी, ये कॉन्सेप्ट गलत है, देखो ध्यान से सुनो। कई बच्चों को लगता है कि देखो कर दी मैंने शेप चेंज, शेप का मतलब ये नहीं है, शेप का मतलब ये है तुम इसको देखो, ये अभी भी वैसी की वैसी है या नहीं, तुमने इसे मोड़ के इसके 2 पीस कर दिए, इसकी बाउंड्रीज थोड़ी ना चेंज हुई हैं। तो पेपर सॉलिड है और क्या पेपर एयर है? क्या है? शेप कहाँ चेंज हुई है? बाउंड्रीज अभी भी वही है, ठीक है। ये रिजिड है, जिसकी शेप चेंज ना हो प्रेशर लगाने पे भी, तुमने इसको बस मोड़ दिया है, फोल्ड कर दिया है, शेप तो वही है भाई।
एक चौक है मैम, चौक को तोड़ दें, एक चौक के पीस को देखो ना, हाँ जी ये चौक है मैम, इसको तोड़ दें, ये रिजिड है, हाँ जी रिजिड है, देखना जरा शेप। ऑर्डर बना लो, वो लग कैसे फिर, सुन रहे हो, तोड़ना, ब्रेक करना, फोल्ड करना, रिजिड ही है, शेप चेंज थोड़ी ना हो रही है। हाँ जी फ्लूइड मैम, जो फ्लो कर पाए, पानी को यहाँ ऐसे डाला, हल्का सा फ्लो करेंगे उसके पार्टिकल्स, इसमें तो बुरा हाल है, इसमें तो हमें जरूरत ही नहीं है, बस ढक्कन खोल दो अपने आप फ्लो है। फिल द कंटेनर, सॉलिड कभी भी कंटेनर को फिल नहीं करते हैं, गैसेस करती हैं मैम, और अपने लिक्विड्स भी कंटेनर को फिल करते हैं, नहीं लिक्विड्स नहीं करते, गैसेस करती हैं। गैसेस का तो पता ही है ना, रैंडम मोशन है उनमें, जो पार्टिकल्स होंगे वो भाग भाग के इधर उधर ठोक पिट के कंटेनर को भर देंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं भर पाते कंटेनर को मैम, ऑफकोर्स कैसे भरेंगे ना, जितना वॉल्यूम होगा वहीं तक तो आएंगे। मान लो 10 ml का ग्लास है, 5 ml पानी है, तो कैसे भर देंगे कंटेनर को, 5 ml तक ही आएंगे ना फिर पानी तो ये दोनों सॉलिड और लिक्विड कंटेनर को नहीं भरते हैं, बट गैसेस जो है वो कंटेनर को भर देती हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट है जिनको डिस्कस कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में, जैसे कि हमने मास और वॉल्यूम की बात कर ली थी कल, है ना, कर ली थी कि नहीं क्या कर ली थी, सॉलिड्स का कैसा होता है, मास और वॉल्यूम पे क्या कमेंट करोगे, जल्दी बोलो सॉलिड में क्या थे, दोनों में फिक्स थे मैम, डेफिनेट होते हैं, फिक्स होता है, मास चेंज होगा ना ही वॉल्यूम अपनी चेंज होने वाली है। और दूसरा कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी किसके अंदर देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, गैसेस के अंदर, है ना। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें देखने के लिए मिलती है, गैसेस में, क्योंकि मैम गैसेस को ही हम ज्यादा प्रेशर लगा के क्या कर सकते हैं, कम जगह में या कम वॉल्यूम के अंदर समेट सकते हैं ना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही होता है ना कि हम किसी चीज को क्या करें, किसी मैटर को रिड्यूस कर दें वॉल्यूम में प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है, ये पढ़ा था। और रिजिड और सॉलिड पे क्या कमेंट किया था, सॉलिड्स आर रिजिड, बाकी सारे क्या होते हैं मैम, फ्लूइड्स होते हैं ना। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली थी एक और, हाँ, फिल करते हैं कि नहीं करते कंटेनर को, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि मैम सिर्फ गैसेज ही हैं जो कंटेनर को फिल करेंगी, बाकी उतना ही फिल कर पाएंगे जितनी उनकी क्वांटिटी या उनका अमाउंट रहेगा, ठीक है। ये डिस्कस कर लिया था कि नहीं कर लिया था, हाँ जी ठीक है, चलो आओ इधर। फिर हम ये देख रहे थे, डेंसिटी की बात कर रहे थे कि मैम जब हमने मास को भी डिस्कस कर लिया है, हमने वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लिया है, तो इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, फिर होती है गैसेस की, और फिर होती है इसकी लिक्विड्स की, और फिर गैसेस की। डेंसिटी का देखो मतलब समझो, से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये मेरा वॉल्यूम और ये मेरा वॉल्यूम, हाँ जी कितना वॉल्यूम ले ले मैम, बराबर ले लो वॉल्यूम, इसको भी मैम 10 ml ले लो, ये और ये भी मैम ऐसे मान लो कि 10 ml है ना, कोई 10 ml का कंटेनर है, तो मास पर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास है, मतलब तुम ये मान सकते हो कितने पार्टिकल्स हैं। तुम्हें पता है सॉलिड्स में कैसे होंगे मैम, सॉलिड में तो ऐसे होंगे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर मैम मेरा इतना मास है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मास है या कितने पार्टिकल्स हैं, इतने। लेकिन अगर हम बच्चों लिक्विड्स की बात करेंगे मैम, लिक्विड्स में तो सॉलिड से कम ही होंगे, लेकिन अगर गैसेस की बात करोगे मैम, गैसेस में तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे और वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है, कम ही होंगे ज्यादातर, क्यों, एक्सपेंशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है गैसेस के अंदर। इसका मतलब अगर डेंसिटी की बात करते हैं कि कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम, 10 ml में कितना मास है, तो सबसे ज्यादा किस में देखने के लिए मिलेगा, सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, और फिर गैसेस के अंदर सबसे मिनिमम है। ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तुम्हें सबको ही पता है, सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या है, बुक, पेन, स्टोन, आयरन, स्पंज, शुगर, है ना। स्पंज में कंफ्यूज करता है वो तुम्हें कि स्पंज तो जो है वो कंप्रेसिबल है ना, बर्तन साफ करने वाला जो स्पंज होता है, या जो बॉडी बाथ वाला भी एक स्पंज होता है, बाथ स्पंज, तो वो कंप्रेसिबल क्यों है, रबड़ में कंफ्यूज करता है ना। रबड़ दोनों पे क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी में, हमने डिस्कस भी किए हैं। वाटर, मिल्क, जूस, एल्कोहल, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी क्या है, सारे लिक्विड्स हैं। और गैसेस, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये सारे अपने क्या हैं मैम, ये सारे के सारे अपने हैं गैसेस, ठीक है। गैसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर, अब मैम दिए दो डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। रिजिडिटी, हाँ जी, रिजिडिटी से आप क्या समझते हो, मैम वो अपनी स्टेट नहीं, वो अपनी शेप नहीं चेंज होने दे रहा, है ना, स्टेट नहीं, स्टेट तो अलग बात है ना, शेप। देखो, टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड टू मेंटेन इट्स शेप,
When some outside force is applied, solids may break but difficult to change their shape. आप क्या कर सकते हो, मैं जस्ट तुम्हें एग्जांपल दिया था, मान लो कोई स्ट्रॉ है तुम्हारे पास, स्ट्रॉ क्या होती है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती तो क्या है, सॉलिड ही है, बट तुम उसको क्या कर सकते हो, घुमा दो उसको, वो टूटेगी थोड़ी ना, तुमने उसको क्या किया, तुमने ऐसे करके ऐसे कर दिया उसको, लेकिन उसकी जो जितना पोर्शन तुम उसका देख रहे हो उसकी शेप थोड़ी ना चेंज होगी, जैसे ये है तुमने ऐसे कर दिया घुमा के, ठीक है, तो जो इतना पोर्शन है उसकी शेप तो वही की वही है, इसकी भी शेप वही की वही है ना। तो सॉलिड्स का मतलब है, रिजिडिटी का मतलब होता है जब सॉलिड्स अपनी शेप को चेंज ना करें, तुम चाहे उन पे कितनी फोर्स लगा लो, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है मैम वॉल्यूम में कम हो जाना, ठीक है, वॉल्यूम में क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना। जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल कल किया था कि मैम अगर हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये कम वॉल्यूम में आ जाएगा, यहाँ पर इतनी सी वॉल्यूम में समा जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेसिबल है। गैस क्या है बच्चों, कंप्रेसिबल है। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। ये क्वेश्चंस दिए हुए, ये भी जब हमने क्लास में डिस्कस किए थे तो हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। बताओ हाँ जी, क्या रबर बैंड जो है वो अपनी शेप को चेंज कर पा रहा है, क्या वो सॉलिड है या नहीं है? हाँ जी सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तब मैम शेप चेंज हो रही है, जब फोर्स हटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वापस से मैम वही शेप हो जा रही है उसकी। तो उसने परमानेंट थोड़ी ना अपनी शेप को चेंज किया है, परमानेंट शेप को चेंज नहीं किया है, तो सॉलिड ही है। अब इधर आओ जरा, शुगर और सॉल्ट का बताओ कि जब हम किसी कंटेनर में शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स डाल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये शुगर है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये भी तो देखो कंटेनर की शेप ले रहा है। हाँ जी, जिस कंटेनर में तुमने शुगर को डाल दिया है या सॉल्ट को डाल दिया है, तो देखना इसी की तो शेप ले ली इसने। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये फिर सॉलिड है? मैम ये सॉलिड है, कंटेनर की शेप नहीं ले रहा। अगर मैम मैं इसको ऐसे बर्तन में डाल दूं, तो तुम अगर इंडिविजुअल पार्टिकल को देखोगे तो कैसा है मैम, जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है ना वो तो वैसा का वैसा ही है, अभी भी देख रहे हो। तो मैम सॉलिड्स की शेप जो है वो चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब यहाँ पर जो शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप चेंज थोड़ी ना हुई है, उनकी शेप तो अभी भी वैसी सी है, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये भी सॉलिड है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्पंज के बारे में, कि स्पंज जो है वो कंप्रेसिबल है, क्या ये सॉलिड है? बताओ कैसे? स्पंज जो है ये तो कंप्रेसिबल है ना, ऐसे ऐसे तुम दबाते हो उसको, ये दब जाता है पूरा, तो फिर तो गैस होना चाहिए था। स्पंज के अंदर मैम ये बड़े बड़े से छेद होते हैं और इनके अंदर क्या ट्रैप्ड रहती है बच्चों, एयर। इन पोर्स के अंदर एयर भरी होती है, तो जब हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो मैम वो एयर निकलती है बाहर कंप्रेस होने से, लेकिन जब हम वापस छोड़ देते हैं तो फिर से क्या होता है, कहां से, तो ट्रेन से ही आ जाते हैं। नहीं, ट्रेन में बैठ के आ जाते, 3-4 आई नहीं थी तो जल्दी पहुंच जाते। चलो ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं जो स्पंज है, स्पंज में छेद है, उनके अंदर हवा है, मनु सो मत, ठीक है। उनके अंदर ये पूरा मूड में चला गया, अभी ऐसे लेट के अब सीधा, फिर आंखें बंद धीरे धीरे। सिद्धार्थ का है, वो तो शादी कर रहा है, लग रहा है उसकी बहन की शादी है, पार्टी मनाएगा। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्पंज में पोर्स हैं, उनके अंदर हवा है, वो हवा बाहर निकल रही है, ना कि स्पंज। स्पंज की शेप तो वापस से वही हो जाती है, ठीक है, अगर हम उसको छोड़ दें वापस। हाँ जी, अब इधर आ जाओ, अरेंजमेंट देख लो एक बार पार्टिकल्स की, ये सबको पता है। ये क्या बना रखे हैं लाल लाल ऐसे लाइन लाइन, ये क्या मतलब है इस चीज का, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? हाँ ये क्या है, कौन सा स्पेस बोलते हैं इसको? मैम ये है अपना इंटरमोलिकुलर स्पेस। और ये एक चीज को और बताता है, ये तुम्हें बताता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो जस्ट क्या कर सकते हैं, बस वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो अलग अलग होने के चांसेस पूरे पूरे हैं इनके, लेकिन वैसे जनरली क्या करते हैं, जनरली मैम ये वाइब्रेट करते हैं। हाँ जी ये देखो ये क्या कर रहे हैं मैम, ये थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं, काफी स्पेस है। और ये कौन सी मोशन शो कर रहे हैं बच्चों? मैम इनके पास होती है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है रैंडम मोशन। पार्टिकल्स को खुद नहीं पता कहाँ जाना है, भागे जा रहे हैं, बस दौड़ भाग मचा रखी है इन्होंने, ठीक है। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसको पढ़ लो। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाँ जी मोस्ट ऑर्डर्ड दिख ही रहा है,
कितने प्रॉपर तरीके से सारे के सारे पार्टिकल्स जो है अपने लगे हुए हैं। इसको देखना जरा, लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, है ना। जो ये पार्टिकल्स है ना यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर इधर उधर ऐसे ऐसे जा सकते हैं। इसी की वजह से क्या है, इसी की वजह से तो मैम ये फ्लो कर सकते हैं। इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, है ना, हल्का फुल्का इधर उधर अपनी चेंज पोजीशन में चेंज ला सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो फ्लूइड्स हैं वो अपने क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। गैसेस का, पार्टिकल्स का कोई भी ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ये चीज तुम्हें पता है। अब एक चीज बता दो, अगर किसी ने गलत बताया ना फिर देखना तुम। हाँ जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में है? किसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं? गैस। दोस्ती कम है ना, दोस्ती कम का क्या मतलब है, पार्टिकल्स कहाँ हैं, पार्टिकल्स मैम दूर दूर हैं। इसका मतलब किस में देखने के लिए मिल रहा है सबसे ज्यादा? गैसेस में। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा स्पेस किसके पार्टिकल्स के बीच में है? गैस के बीच में। हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? गैस, है ना। तो इसका मतलब ये है, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। देखो, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, सबसे कम, ठीक ठीक, और सबसे ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। भाई इसको समझ लो अच्छे से। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब होता है दो पार्टिकल्स के बीच की दोस्ती, फोर्स की कितने फोर्स से वो जुड़े हुए हैं, और इंटरमोलिकुलर स्पेस का होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस, जगह। तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किस में है जगह? सबसे ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स में है, दूर दूर है वो। मैक्सिमम किस में है बच्चों फोर्स? मैम सॉलिड्स में। और सबसे कम किस में है? गैसेस में। और इंटरमीडिएट किस में है? मैम लिक्विड्स में। काइनेटिक एनर्जी की बात करो, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस की, इंटरमीडिएट और सबसे कम होती है अपनी किसकी बच्चों? सॉलिड्स की। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मैम हम ये तो पढ़ चुके हैं, जो गैसेस होते हैं अपनी वो सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल है। तो मैम इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं डेली लाइफ में, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तुम्हें पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये क्या है? ये ऐसे क्यों सिलेंडर में उसमें भरी जाती है? बताओ क्यों सिलेंडर्स में भर सकते हैं इसको? सीएनजी के सिलेंडर्स क्यों भर दिया सीएनजी को सिलेंडर में? मैम हम किसी भी चीज को भी पढ़ के आए ना, गैसेस की प्रॉपर्टी है कि उनको कम जगह में आप क्या कर सकते हो, समेट सकते हो प्रेशर लगा के, उसी को कह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो मैम इसकी तो एडवांटेज उठा रहे हैं। हाँ जी, बताना जरा नेचुरल गैस कौन सी गैस थी, जब पढ़ाया था बताया था? मैम अपना रिवाइज कर रही हैं, देख लेंगे बाद में। हम तो तभी पढ़ेंगे हमारे पेपर होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बता रहा है? यही था, यही मैम, यही। ये तो हम सोच रहे थे अभी तक, है ना? ये आ रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में, ये सोच रहे थे ना तुम? ये हो रहा था, बस थोड़ा इधर उधर हो रहा था। मीथेन। भाई मीथेन नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन होती है। मीथेन दलदल में होती है, जो दलदल में देखा है मूवीज में, पुरानी मूवीज में दिखाते हैं हीरो गलती से दलदल में गिर गया, निकल ही ना रहा बाहर, 1 घंटे तक मूवी इसी में चल रही है, हीरो अंदर अंदर जा रहा है और अंदर, है ना? उसमें यही होती है ना? मार्शी गैस भी बोलते हैं इसको, है ना? दलदल वाले एरिया में मिलने वाली गैस है। तो ये नेचुरल गैस है अपनी। तो इसको व्हीकल फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तुम्हें पता है, ट्रांसपोर्ट में काम आती है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं मैम? ये अपना जो घर वाला सिलेंडर होता है ना, इसमें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इन पे, पूरा पूरा तुम्हें डिटेल पढ़नी है इनकी कि कैसे बनते हैं, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला मिथेन का CH4 है ना? इसका फॉर्मूला C3H8 ऐसा कुछ है, अभी नेक्स्ट ईयर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ जी। क्या यूज है इसका मैम? कुकिंग में इसका यूज है। कैसी गैस है? डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घरों में खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं इसको। हाँ जी। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कहाँ यूज में आते हैं? हॉस्पिटल्स में। किसको लगते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर? अच्छे खासे आदमी को। तो वो कैसे सांस ले रहा है अच्छा खासा आदमी? जल्दी बताइए। नहीं, हम कैसे सांस ले रहे हैं, फिर हमें कहाँ से मिल रही है ऑक्सीजन? और एयर से मिल रही है मैम, पेड़ इतनी छोड़ तो रहे हैं ऑक्सीजन, हम वही यूज कर रहे हैं। लेकिन मैम जिन लोगों को दिक्कत होती है, जिनके या तो अंदर ऑक्सीजन की कमी है बॉडी में, ब्लड में, या फिर मैम उनकी कुछ वैसी इशू है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, तो मैम उनको फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दी जाती है ना, एक्स्ट्रा, उनको एक्स्ट्रा की जरूरत है। तो ये किस चीज के एप्लीकेशन थे? ये एप्लीकेशन थे मैम कंप्रेसिबिलिटी के। ठीक है,
अब एक प्रॉपर्टी जो सिर्फ गैसेस के पास है गैसेस को हम जिस कंटेनर में स्टोर करते हैं ना बच्चों, ये उस कंटेनर के ऊपर क्या लगाती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। से फॉर एग्जांपल इसमें कोई गैस स्टोर्ड है तुम्हारी, ये क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, गैस के पार्टिकल्स, जल्दी बताओ मैम, ये गैस के पार्टिकल्स ना आपस में भी बुड़ुम बुड़ुम हो रहे होंगे, और मैम ये जाके टकरा रहे होंगे किससे बच्चों, ये जाके टकरा रहे होंगे मैम कंटेनर से भी, है ना। जब ये आपस में टकरा रहे हैं और ये दीवारों से टकरा रहे हैं तो मैम ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है मैम, प्रेशर का मतलब होता है कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया पे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल तुम ये वाला एरिया मान लो, तो इस एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसको ही प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको ही हम दबाव या प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एट हाई स्पीड, दे कोलाइड, आपस में भी टकरा रहे हैं, और किसके साथ टकरा रहे हैं बच्चों, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया पे, उसी को बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। और एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल। किस किस की एसआई यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाँ जी, कौन कौन सी एसआई, मास की क्या है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, लीटर, और इसकी क्या है टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, इसकी क्या है प्रेशर की पास्कल। आओ जरा, क्या हाँ जी स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ जी मैम करा जा सकता है, ठीक है। हमें पता है जो पानी है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है मैम, सॉलिड स्टेट को आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को वाटर बोलते हैं, और गैसियस स्टेट होती है वाटर वेपर स्टेट, है ना। तीनों स्टेट्स मैम पॉसिबल है हमारे पानी के केस में। तो हम स्टेट ऑफ मैटर को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास दो वो हैं हथियार। कौन कौन से दो हथियार हैं, एक तो मैम टेम्परेचर को चेंज करके। अब चेंज करने का मतलब क्या होता है ये बताना जरा कोई, चेंज में दोनों चीजें आती हैं बच्चों मैम, चेंज का मतलब होता है इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। चेंज का मतलब पंखे तेज करने, पीछे वाले पंखे तेज कर लो हाँ जी। या फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हैं स्टेट को चेंज करने के लिए मैम, दूसरी चीज स्टेट को चेंज करने के लिए प्रेशर को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या हम स्टेट कन्वर्जन कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, या तो मैम टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर दो, या फिर प्रेशर को, ठीक है। ये दोनों चीजें हम करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इधर आओ, ये यहां से है ना, वो पीछे वाले हैं दोनों, इनको मैं बहुत तेज नहीं चला सकती हूँ क्योंकि ये जो लगी हुई है ना दीवार में फट 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 बोलती है, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी, टेम्परेचर की क्या ऐसा यूनिट है केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, बताओ क्या करते हैं। अगर मैम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो मैम 273.15 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टेस्ट कब बताया था मैंने तुम्हें, मंडे को ना, है ना, मंडे को टेस्ट है ना, बता दिया था ना, तुम्हें नहीं बताया क्या, नहीं बताया सच्ची में, तो तुम्हारा टेस्ट है मंडे को, फिर किस इंतजार में हो। चैप्टर 1 का टेस्ट है मंडे को, हाँ जी 273, हाँ लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भैया अगर केल्विन में चेंज करना है ना डिग्री सेल्सियस को, तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर दो, ठीक है, ये लिख लो, टेस्ट है। आ जाओ जरा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके क्या करते हैं मैम, दो तरीके हैं टेम्परेचर को चेंज करने के, या तो बढ़ा दो, हाँ जी, बढ़ाओगे कैसे टेम्परेचर को, हीट करके। अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा मैम, अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसियस में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अगर गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठीक है। अभी तो बाद में हमने तुमने पढ़ ही रखा है, एक बार ये बताओ सॉलिड से लिक्विड का बनना इज व्हाट, जल्दी, फ्यूजन या फिर, हाँ जी, लिक्विड से गैस का बनना इज व्हाट,
या फिर वेपोराइजेशन। हाँ जी, गैस से लिक्विड का बनना इज व्हाट? कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड का बनना इज व्हाट? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। और सीधे गैस से सॉलिड का बन जाना डिफ्यूजन। और सॉलिड से गैस का बन जाना इज व्हाट? याद हो गए क्या? याद होने चाहिए। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, ठीक है। और फिर तुम्हारा गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ठीक लिखा है क्या? हाँ। और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड क्या कहते हैं? गैस से सॉलिड डिपोजिशन। डिपोजिशन। गैस से सॉलिड डिपोजिशन। लग रहा है जैसे खाना नहीं मिलता इन्हें, ऐसे बेचारे कुछ का कुछ आंसर देते हैं इस टाइम पे, इनकी आंखें बस ऐसे। नहीं बेटा, बस 2 पेज होगा, पूरा चैप्टर का ही टेस्ट लेना है, पूरा पढ़ लेना। बहुत टाइम है, आज क्या दिन है? मैंने तुम्हें कल शायद बताया था, मुझे तो याद है, शायद 10th वालों को बता दिया था, तुम्हें भूल गई थी। 10th वालों को तो बताया था, उनको तो टेस्ट है, तो पक्का ही है तुम्हारे, पक्का ही है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। भाई ये सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आओ जरा, फिर उसके बाद हमने ये वाली एक्टिविटी डिस्कस करी थी। एक्टिविटी को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सुन लो। एक बीकर लिया, उसमें बर्फ ली, थर्मामीटर डाल दिया बीकर के अंदर जहां बर्फ है, और नीचे से हीट कर रहे हैं। थर्मामीटर पड़ा रहने दो, टेम्परेचर नोट करते रहो कि धीरे 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 बर्फ का क्या बनेगा? पानी। और धीरे 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 पानी से क्या बननी शुरू होंगी? वेपर्स। तुम्हें टेम्परेचर नोट करना है, किस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है कि पानी बन गया है बर्फ से, और किस टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है कि मैम इस वाटर से वाटर वेपर्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये पूरा इस एक्टिविटी में तुमको बोला गया है। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। देखो हमें पता है क्या हुआ है, हमें पता है कि मैम जो पहला फेज है इस एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हम सॉलिड से या आइस से पानी बना रहे हैं, उसमें वो किस पे बेस्ड है? वो फ्यूजन पर बेस्ड है। क्या किया है हमने? हाँ जी, हमने हीटिंग करने से क्या किया है बच्चों? हीटिंग करने से मैम टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, कौन से पार्टिकल्स की? मैम सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं। जैसे ही हमने इनको हीट किया ना, ये पार्टिकल जो है अपनी जगह पर क्या होने लगे? वाइब्रेट। पहले वाइब्रेट होंगे नहीं, सीधा उड़ के पहले ही उड़ने लग गए, अलग अलग दूर दूर। पहले नहीं होंगे, पहले अपनी ही पोजीशन पर जस्ट वाइब्रेट होंगे, ठीक है। वाइब्रेट वाइब्रेट हल्का हल्का सा। उसके बाद तुम हीट करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। वो हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज नहीं हो रही है। किस चीज में यूज हो रही है बच्चों वो हीट? मैम हीट को यूज कर रहे हैं टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हें कि जब तुम गर्म कर रहे हो किस चीज को, जब तुम बर्फ को गर्म कर रहे हो, पानी बनना शुरू हो गया है। तो जब पानी बनना शुरू हुआ है, बर्फ भी है अभी बीकर में और पानी भी है, तो ये बताओ टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब बर्फ से हीट करना शुरू किया था तब तो बढ़ रहा था, -10, -9, -5, -4, है ना। तो ऐसा क्या हुआ? ये देखो सबकी आंखों में क्या हो गया एकदम से। चलो आंखों अपने रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, तुम्हारा पीपल रेस्ट पे था अभी, पीपल डायलेट हो गया है, तुझको मौका मिल गया सोने का। हाँ जी सुनिए ध्यान से, आएगा ये कि जब बीकर में थर्मोमीटर डाल रखा है, बर्फ का पानी बनना स्टार्ट हुआ है, तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा? मैम अभी क्या काम है? एक काम क्या बचा हुआ है? सॉलिड को लिक्विड में क्या कन्वर्ट करना है? मैम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ना पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा? दूर दूर। तो सारी की सारी एनर्जी दूर दूर करने में लगी हुई है। अब हीटिंग करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। हीटिंग करने से क्या होगा? हीटिंग करने से मैम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होंगी, पार्टिकल्स कहां चले जाएंगे बच्चों? दूर दूर। टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द थर्मोमीटर शोज नो चेंज, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक बार बर्फ से पानी बनना स्टार्ट हो गया, पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, सॉलिड मेल्ट्स इनटू व्हाट? सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। समझ में आया? समझा दो जरा, कोई समझ में आया तो तुम्हें इतना ज्यादा, जल्दी समझाओ। नहीं नहीं समझाओ।
हाँ जी बताइए जल्दी। बहुत ज्यादा है ना तुम्हें, मेरे से भी ज्यादा आ गया इन्हें। जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ जी नाव्या बताओ। ये बर्फ है, दिख रही है? तुम्हें बहुत दिख रहा है। पानी बनना स्टार्ट हो गया बर्फ का, सुन रहे हैं? ये सुनना भी बंद हो गया है? ये थर्मोमीटर है। मेरा सवाल ये था तुमसे, जो एग्जाम में भी तुमसे पूछा जाएगा, बहुत कॉमन सा सवाल है कि जो मेरा आइस है उसका पानी बनना स्टार्ट हो गया है। अभी तक क्या था, अभी तक तुम नीचे से उसको गर्म कर रहे थे, बीकर को तुम उसको हीट दे रहे थे। तो हीट देने से क्या हो रहा था, थर्मामीटर में माइनस 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 से रीडिंग बढ़ रही थी, -10 -9 -8 -7 -6 -0 पे आ गया। और 0 पे तुम्हें पता है 0 डिग्री पे क्या होगा मैम, 0 डिग्री पे बर्फ भी होगी और 0 डिग्री पे वाटर भी होगा। अब वो ये कह रहा है कि जब सिर्फ बर्फ को हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था थर्मोमीटर में। सवाल ये है कि जब पानी बनना शुरू हो गया है, अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा थर्मोमीटर का? अब टेम्परेचर, सवाल, हाँ मैम, जब तक ये पूरा का पूरा सॉलिड या बर्फ वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक, लिक्विड में, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि मैम ये पहुंच चुका है अपने किस पे, ये पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री। पहले सारा पानी बनेगा, 0 डिग्री पे पानी आएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो इसी को लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, तो हीट कहाँ जा रही है? हीट इज यूज टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओवरकम का क्या मतलब होता है? उस स्टेट को ब्रेक करना, है ना, उससे आगे पहुंचना। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जो दोस्ती है सॉलिड के पार्टिकल्स की पास पास है, उसको ओवरकम करना। ठीक है, उसको तोड़ देना एक तरीके से, ठीक है, दूर दूर कर देना। सेम चीज किस में पढ़ते हैं? वाटर से वाटर वेपर में मैम, इसमें भी सेम होता है। हम हीट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल्स की, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी और दे विल ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सेम सेम सेम। ये लिक्विड, इसके पार्टिकल्स को गर्म कर रहे हो, क्या बनेंगे ये? वेपर्स। और क्या होगा यहां पर मैम? यहां पर भी एक कंडीशन ऐसी आएगी, 10-20 टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा पानी का, लेकिन जैसे ही थर्मोमीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसके बाद मैम टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक क्या ना बनना स्टार्ट हो जाए, वेपर्स। वेपर्स बनेगी, वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो 100 या 100 से ज्यादा होने वाला है। ठीक है, सेम 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 थ्योरी है, बिल्कुल सेम। ठीक है हाँ जी, नेक्स्ट, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में या फिर वाटर वेपर्स में। आओ जरा, अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, एक बार ये मोटी मोटी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, तुमने सारी थ्योरी में कर ली है। सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड बन गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन। एक टेस्ट लेके ही मुझे पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, एक टेस्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर देखना है कैसे पढ़ाना है इन्हें, ठीक है, कितना पढ़ाना है ये भी देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, आओ जरा, इसलिए ढंग से देना टेस्ट। संडे है ना, संडे में ये नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं पड़े हुए हैं, बैग कहीं पड़ा हुआ है। दम बचेगा तुम्हारे अंदर? पहले मैथ्स की कर लो। हाँ, कैलकुलेशन देख लो, तुम खुद सोचो ना, तुम्हें खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हमने क्या किया था फिर 8th 7th में 6th में, वहां से कैलकुलेशन नहीं हो रही। हम तो और दे देंगे, हमारे अंदर इतनी चाह जाग रही है क्वेश्चंस करने की, तो मैम और दे देंगी, प्रैक्टिस करो। लेकिन हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मैम वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और दो कंडीशंस क्या है बच्चों? दो कंडीशंस है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या चीज को बताता है मैम? वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है। हाँ जी, बर्फ के लिए कितना है मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताइए क्या होता है मैम? 1 किलो बर्फ को कितनी हीट देनी पड़ेगी? 1 kg बर्फ को कितनी हीट दें कि क्या हो जाए, उसका पानी बन जाए?
दो कंडीशंस क्या है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। ये जरूर होना चाहिए डेफिनेशन में, तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे तुम्हारे पक्का से। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड when 1 kg of substance changes from solid to liquid state at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। हाँ जी, ये किसके अंदर छिपी होती है एक्स्ट्रा एनर्जी? किसके अंदर है? पानी के अंदर। क्योंकि मैम जो आइस है उसको तो अभी चाहिए ये एनर्जी, वो तो इस एनर्जी को यूज करेगा और एनर्जी ले सकता है आइस, और किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। लेकिन लिक्विड के पास ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, सो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ सेम इसी चीज पे, ये मैं तुम्हें करवा दिया था क्लास में भी, कि जो बर्फ है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है 0 डिग्री पे रादर देन पानी। अगर 0 डिग्री वाली बर्फ लोगे और 0 डिग्री पे पानी भी है तो तुम ये देखोगे टच करके कि बर्फ ज्यादा ठंडी लग रही है, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि मैम पानी के पास जो है वो एक्स्ट्रा हीट होती है, किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, इसलिए वो ज्यादा ठंडा नहीं लगता है। हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड से गैस का बनना, बताना क्या बोलते हैं इसको? वेपोराइजेशन। मैम जो प्रोसेस होती है बॉइलिंग की, जब हम लिक्विड स्टेट को किस में चेंज करते हैं? गैसियस स्टेट में, उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तो है क्या? ये वो टेम्परेचर है जिसपे मैम पानी जो है उसकी क्या बननी स्टार्ट हो जाती है? वाटर वेपर्स। ठीक है, 100 डिग्री है आइस के लिए, सबका अलग अलग होता है। हाँ जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में होगी? स्टीम में या वाटर के अंदर? हाँ जी, वाटर के अंदर तो वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा हीट है, किसके पास होगी? अच्छा, ज्यादा जलाता कौन है? 100 डिग्री पे स्टीम या 100 डिग्री पे पानी? कौन ज्यादा बर्निंग इफेक्ट देता है? स्टीम। इसका मतलब ये किसके पास है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of liquid to gas at its boiling point at atmospheric pressure, दो बार लिख दिया, is known as what? is known as या is called latent heat of vaporization। 1 किलो लिक्विड लेना है, 1 किलो पानी ले लो और उस पानी की क्या बनाओ बच्चों? उस पानी की गैस बनाओ। दो कंडीशंस कौन सी हैं मैम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ? टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर रखना है मैम अपना कितना? 100 डिग्री। भाई याद रखना है ये। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है वो छुपी हुई हीट जो, या छुपी हुई हीट छोड़ो, वो हीट जो 1 किलो लिक्विड को, 1 kg लिक्विड को किसमें चेंज करेगी? वाटर वेपर्स में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशंस फिक्स हैं, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का? टेम्परेचर होना चाहिए मैम 100 डिग्री पानी के लिए। ठीक है, ये भी तुमने पढ़ लिया था कि क्या पढ़ा था? सॉलिड कब एग्जिस्ट करेगा? यहां बताओ ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सोच के बताओ, देख के जल्दी, ये कितना टेम्परेचर है? ये 0 है। क्यों? क्योंकि मैम सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ये कितना होगा? ये बिलो 0 होगा, जहां पर सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा टेम्परेचर है बच्चों जिसपे लिक्विड है? बिटवीन 0 डिग्री टू 100 डिग्री। और ये कौन सा टेम्परेचर है बच्चों जिसपे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं? और ये कौन सा टेम्परेचर है जिसपे गैसियस स्टेट कर रही है? ठीक है, हो गया। एक सवाल, एक नंबर तो आ ही जाएगा, है ना? हाँ जी, स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि भैया इसके पास होती है एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान से सुन लो। अगर बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, वो एक्स्ट्रा हीट किसके पास है? पानी के पास है। बर्फ को पानी से कंपेयर करें तो बर्फ, पानी के पास कौन सी हीट है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर पानी को और वेपर्स को कंसीडर करते हो तो एक्स्ट्रा हीट जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो किसके पास है मैम? वो है अपनी वेपर्स के पास। इसलिए वो ज्यादा जलाते हैं और आइस जो है वो ज्यादा ठंडी लगती है।
फिर ये वाली एक्टिविटी पढ़ी थी बच्चों, इस एक्टिविटी में क्या पढ़ा था मैम, यहां पर हमने ले लिया कैम्फर कपूर और मैम उसको हम लोग कर रहे हैं क्या, उसको हम कर रहे हैं बर्न। फिर तुम लोग क्या देखते हो, बर्निंग के बाद मैम ये देखते हैं कि यहां से वेपर्स उड़ती हैं, देखो ये रही कैम्फर वेपर्स। हमें पता है मैम ये सॉलिड है और ये सीधा किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, गैस में, हीट करने पे। फिर क्या होता है, फिर मैम ये गैस जब ठंडी होती है ना, ये सीधा क्या हो जाता है, ये सीधा का सीधा मैम डिपॉजिट हो जाता है। देखो इन वेपर्स का ही क्या बन जाता है, इन्हीं वेपर्स का बन जाता है मैम अपना सॉलिड, वापस साथ के साथ गैस का क्या बन गया है, सॉलिड। तो ये डिपोजिशन भी यही साथ के साथ हो गया। और गैस से सॉलिड कब बनेगा, ठंडा करोगे गरम, ठंडा, तो इसको कहते हैं डिपोजिशन। तो तुम्हें ऐसा सवाल आएगा कि नमक में गलती से कैम्फर मिल गया है, कौन कौन से कंपाउंड थे जो सब्लिमेबल थे, बताना जरा, कौन कौन बताया, किसको याद है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का नाम बताना जरा, जिनका सॉलिड से सीधी गैस बन सकती है। आयोडीन, आयोडीन, हाँ जी बताओ, नाफ्थलीन, अभी भी कोई जागरूक नहीं है पढ़ने के लिए तुम में से, बस टाइम पास हो जाए कैसे करके उसी उसमें लगे हुए हैं। कितनी देर पढ़ते हो घर जाके बताना जरा, या यही मन भर जाता है पढ़ पढ़ के, इतना नहीं सोचा था कि इतना पढ़ेंगे, सोचा था पढ़ेंगे बट इतना नहीं सोचा था। बताओ जल्दी कितनी देर पढ़ते हो घर जाके, ये तो सोता होगा पक्का। तो भाई इसकी तो यही कमर में इतना पता ही, वो कहते हैं ना कमर में सत ना होना, कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग कि कमर में सत नहीं है बिल्कुल भी। जॉइंटों में नहीं, इसकी ओर लगवानी पड़ेगी एक रॉड जो उसकी कमर सीधी रहे ऐसे। कर रही हूँ, पहले ये बताओ ये क्लियर है, हाँ जी। जब हमने एक सब्लिमेबल सब्सटेंस को हीट किया है तो उसके सीधे वेपर्स बने हैं, वेपर्स जैसे ही ठंडे हुए हैं दोबारा से क्या हो गए हैं, दोबारा से वापस सॉलिड हो गए। सॉलिड से गैस बनना इज सब्लिमेशन और गैस का वापस से सॉलिड बन जाना इज डिपोजिशन, ठीक है। तो ये याद रखना है एग्जाम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से देख लो इधर। तुम्हें इस पे सवाल ऐसा आ जाएगा कि गलती से सोडियम क्लोराइड में कैम्फर मिल गया, नेफ्थलीन मिल गया, बताओ कैसे दोनों को अलग करोगे, सब्लिमेशन कैसे अलग करेंगे बच्चों, क्या कर देंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से सब्लिमेबल कंपाउंड अलग हो जाएगा और जो दूसरा कंपाउंड आपके पास बचेगा वो क्या होगा, वो NaCl होगा, जो भी दिया होगा मतलब तुम्हें एग्जाम में, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती है। और डिपोजिशन का मतलब होता है गैस का सीधे सीधे सॉलिड बन जाना विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड स्टेट। इसमें लिक्विड नहीं बनेगा बीच में, कभी सोच रहे हो पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड की गैस बनेगी, नहीं, सॉलिड सीधा क्या बना रहा है, गैस, और गैस सीधा क्या बना रही है, लिक्विड। ये देखो एग्जांपल्स, इसमें भी ये लिख लो जैसे हमने देखा है कैम्फर का भी वही है, इसने भी शो किया है डिपोजिशन, ये सारे करेंगे डिपोजिशन। हाँ जी, ड्राई आइस क्या होता है, सब में ये एग्जाम्पल भी आ सकते हैं क्योंकि तुम्हें पता है ड्राई आइस क्या होती है, बताना जरा। कार्बन डाइऑक्साइड मैम वैसे एक गैस होती है, किन कंडीशंस में स्टोर करने पे वो सॉलिड बनती है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है। अगला शायद वही टॉपिक है, फिर मैं तुम इसका डाउट बता रही हूँ, ये क्लियर है। बिलो 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री पे आइस और पानी, और मैम 0 डिग्री से लेकर 100 तक कौन सी स्टेट मिलेगी, वाटर, 0 लिख लो, 0 पे तो है ही, ठीक है। और बच्चों 100 पे वाटर एंड वाटर वेपर्स, और अबव 100 वाटर वेपर्स, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ जरा इधर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हाँ जी, प्रेशर का क्या चेंज है, प्रेशर से मैम हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं, अगर कोई गैस है ना उसका क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। इसका मतलब अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, हाँ जी बताना जरा नाव्या, लिक्विफाई का क्या मतलब होता है, नाम में ही है, थोड़ा सा जब पढ़ते हो ना घर पे,
ये नहीं कि दिमाग बंद करके भूतों की तरह पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का। मैं तुम्हारा बैच बंद कर दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम नहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे ना, मेरे कुछ नहीं जा रहा भाई, मैं 1 घंटा कुछ और करूंगी, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत सारे काम है। आई एम ओवरलोडेड विद वर्क, इतना काम है मेरे पास। अगर तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो तुम्हारा बैच एक दिन बंद हो जाएगा, पता है तुम्हें ये बात, क्योंकि तुम सारे जीरो हो बिल्कुल, और एफर्ट्स भी तुम्हारे जीरो ही हैं। कौन घर जाके पढ़ता है? अब लिक्विफाइंग में क्या बड़ी चीज पूछ ली है मैंने? क्या कुछ बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है मैंने? चलो मैथ्स तो तुम कह सकते हो कि मैम 7th में वीक थे, 8th में वीक हुए, 6th में भी नहीं पढ़े। इसमें ये अभी पिछले क्लास में बताया था, कई बार बता चुकी हूँ, इसमें कौन सी महाभारत है? क्या होता है लिक्विफाइंग गैस? जब पढ़ते हो ना, ऐसे नहीं दिमाग के कपाट बंद कर रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंद दिमाग, और पढ़ रहे हैं बस, रट्टे लगा रहे घोटे, फिर कुछ नहीं हो सकता। कैसे करोगे हायर क्लासेस में? 10th में जाओगे, फिर 11th 12th तो बिल्कुल वैसे ही, जो ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में उनका ही नहीं हो पाता कुछ, और जिनका कुछ है नहीं उनका तो फिर सोच लो क्या होगा। और लेना भी तुम्हें मैथ या बायो ही है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स तो वो लेते हैं ना जो पढ़ते नहीं। अब तुम देख लो तुम कैसे, और वो पढ़ते हैं जो वो कैसे होंगे, बताओ। थोड़े से एफर्ट्स लगाओ अपनी तरफ से, घर जाके कॉपी किताबें खोला करो। मजाक नहीं हो रहा है जिंदगी में, घर वाले सब कुछ दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज, एक दिन घर वाले नहीं होंगे, क्या करोगे? कोई लोग कहते हैं हमारा तो जमीन है जी बहुत, 100 बिघे, इतनी बिघे, उतनी नहीं होना उससे, समझ रहे हो? पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? मोटिवेशन नहीं है, चलो ठीक है, मोटिवेशन होगा तो पढ़ोगे, ठीक है, तुम्हें पहले मोटिवेशन ही दिया जाएगा। अच्छी बात है, इसने बताया तो कि मोटिवेशन नहीं है, किस चीज के लिए पढ़े, ठीक है, तुम्हारी सैटरडे को मोटिवेशन की क्लास है, लेकिन मोटिवेशन में फिर ये होगा, ये क्या है मोटिवेशन, इतना भी नहीं चाहिए था। हाँ स्पीच ही देंगे, और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ तुम्हें करके दिखाएंगे कि मोटिवेशन से ये कर सकते हो? ठीक है, मैं सर को बताती हूँ कि इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है अभी ठीक है, इनका कोई टारगेट सेट करवाओ तब ये पढ़ेंगे, इन्हें आज तक जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं मिला, ठीक है। अगर तुम्हें किसी को मोटिवेट करना हो पढ़ाई के लिए तो आप क्या करोगे बताओ? डांटेंगे? टारगेट देंगे, अच्छा टारगेट देंगे, क्या टारगेट दोगे? जैसे परसेंट तो आ ही रही है स्कूल में, गिफ्ट तो मिल ही रहे हैं, 70-80% आ ही जाते हैं आराम से अरे यार पढ़ लो, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, घर जाकर कितनी देर पढ़ते हो नाव्या? हैं 1-2 आवर्स पढ़ लेते हो, चलो अच्छी बात है। और तुम लोग तो फिक्स है, 1.5 में से ये खेलता ही होगा आधे टाइम तो उसमें, और तुम पक्का पढ़ते हो? जिम में क्या करते हो जाके? ये देखो आजकल बड़ा चल रहा है लड़कों के अंदर, जिमिंग जिमिंग करेंगे, पता नहीं क्या है ये जिम। हाँ जी, लिक्विफाइंग गैस का क्या मतलब है बेटा? इसमें कुछ है नहीं ना, पर लिक्विफाइंग गैस, गैस का क्या बनाना? लिक्विड। गैस को लिक्विड बनाने के लिए ठंडा करोगे गर्म करोगे? ठंडा करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। तुम्हें पता है गैसेस के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? दूर दूर। तुम्हें क्या करना है इन्हें पास पास, तो पास पास कैसे लाओगे? प्रेशर लगा के ही तो लाओगे। तो ये 2 कंडीशंस है भाई, हद है। आ जाओ जरा इसका कॉन्सेप्ट समझाओ कोई मुझे, ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड समझाओ, चलो कौन समझाएगा? पढ़ लो पढ़, टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए, पढ़ के आओ कुछ पूछो पता चला जी हाँ लाइफ में ही मोटिवेशन गायब कर दिया है। हैं क्या? वो तो तुम देखो, फिर मुझे क्यों देखनी है? ये यूट्यूब की वीडियोस मोटिवेशन की देख देख के तो दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है। कुछ नहीं होता मोटिवेशन, मोटिवेशन अंदर सेल्फ एनालिसिस करो बैठ के 1 घंटा कि करना क्या चाह रहे हैं लाइफ में, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अपने आप मोटिवेशन आएगा। क्यों भाई? ये थोड़ा ना यूट्यूब पे वीडियोस देख के मोटिवेशन, एक दिन देख के 1 घंटा आता है वो तो, फिर अगले घंटे फिर वही हिसाब है, मोटिवेशन जीरो। बोलिए जल्दी क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पर मैम वैसे हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है मैम, लेकिन हम क्या करते हैं इसका क्या बना देते हैं?
सॉलिड। कैसे? अब ये कॉमन सेंस है, बेसिक्स हैं। गैस को सॉलिड बनाने का क्या तरीका है? ठंडा करोगे, गर्म करोगे? ठंडा। अब ये बताओ, पार्टिकल्स को दूर दूर करोगे, पास पास लाओगे? पास पास मतलब कंप्रेशन, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेशन का क्या मतलब है बच्चों? मैम कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे बच्चों? बढ़ाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाया कि घटाया? ध्यान से सुनो, जैसे ही मैम टेम्परेचर घटाया, प्रेशर बढ़ाया, तो जो हमारी CO2 गैस है ना, वो सॉलिड स्टेट में आ जाती है। अब अगर मैम हम इसको इन कंडीशंस में स्टोर ना करें, अगर हम, जो हमारे पास ये ड्राई आइस बनी है, इसको कहते हैं ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। अगर मैम हम इसको ठंडक में और ज्यादा प्रेशर में स्टोर नहीं करेंगे ना, तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सीधा मैम कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से गैस में। कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती बीच में। ध्यान से सुनो, 2 स्टेप है यहां पर। एक तो इसका बनना कि CO2 गैस से ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे है? कैसे बनी है? टेम्परेचर घटाया, प्रेशर बढ़ाया। फिर मैम ये ड्राई आइस क्यों कहलाती है? ड्राई आइस ये इसलिए कहला रही है क्योंकि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस में चेंज हो जाती है? वापस से गैस में चेंज हो जाती है। कब? मैम जैसे ही हम प्रेशर को हल्का सा भी क्या कर दें, हमने प्रेशर क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है ना। अगर तुम्हें प्रेशर हल्का सा भी घटाया तो सीधा किस में चली जाएगी? गैसियस स्टेट में। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये भी क्या है? ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है और देखने में बिल्कुल बर्फ जैसा लगता है, देखो, पर ड्राई है, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती यहां पर। चलो, ये क्यों लगाया मैंने? इसका मीम है क्या? मुझे नहीं पता मीम का। मैंने तो इसलिए लगाया था, मैंने कहा मुझे एक्चुअली कल ये एक्सपेक्टेड था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, तो मैंने इसलिए लगाया था ताकि तुम रिफ्रेश हो जाओ थोड़े से, कि चीतो यहाँ तक पहुंच गए हो, आगे भी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए लगाया था, लेकिन आज पहुंचे तुम यहाँ। चल आगे बढ़। मीम क्या है? क्या है? अरे कुछ आगे पीछे की कहानी तो होगी। हाँ जी, व्हाट इज इवेपोरेशन? जल्दी जल्दी करो, खत्म कर रहे हैं इसको। इवेपोरेशन क्या है मैम? जब लिक्विड स्टेट जो है वो पानी की किस में चेंज हो जाए? गैसेस में, वेपर्स बन जाए। कब? बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे कम? उससे कम पे, उससे कम टेम्परेचर पे, ठीक है? और इवेपोरेशन से क्या कॉज होता है? कूलिंग। आ जाओ जरा, इवेपोरेशन कब कब बढ़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ाया, इवेपोरेशन बढ़ा। ह्यूमिडिटी घटानी पड़ेगी, तब इवेपोरेशन बढ़ेगा। विंड स्पीड बढ़ाओ, इवेपोरेशन बढ़ा। और लास्ट है टेम्परेचर बढ़ाओ, इवेपोरेशन बढ़ा। इसका क्या मतलब है? इससे ये पता चल रहा है मैम हमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहां पर, कौन कौन से फैक्टर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ती है। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड। बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, लेकिन ह्यूमिडिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। सबका एग्जाम्पल तुम्हें पता है, कपड़े अच्छे से सूखते हैं जब हम उनको फैलाकर डालते हैं। कपड़े बहुत अच्छे सूखते हैं जब सनी डे होता है। सनी डे का मतलब ये है, कौन सा डे है? सनी, धूप अच्छे से निकली होती है। ह्यूमिडिटी कम क्यों होनी चाहिए इवेपोरेशन ज्यादा होने के लिए? ऊपर नहीं, हवा में। अगर मैम एयर के अंदर वाटर वेपर ज्यादा है ना, तो इवेपोरेशन कम होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर भरी हुई है वाटर वेपर से, है ना? इसीलिए यहाँ पर ये है इसका कॉन्सेप्ट। हाँ जी, कपड़े ज्यादा अच्छे से कब सूखते हैं? विंडी डे या नॉन विंडी? विंडी। जिस दिन हवा चलती है उस दिन। क्यों? मैं ये देखना, तहमन सूख रहे हैं ऐसा लग रहा है। चादरें पड़ी हुई हैं, इतनी दूर जाओगे कपड़े सुखाने बीच पे। आ जाओ जरा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है उससे ठंडक मिलती है। कैसे? फिर मैम आप जानो। स्वेट आया, इवेपोरेट हो गया। उसने हमारी बॉडी से क्या ले ली? हीट ले ली। देखो, किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, वो थोड़े दिनों में क्या होगा? अपने आप गायब। क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा एग्जाम्पल है, जब हम एसीटोन या थिनर वगैरह अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि मैम वो हमारे हाथ की हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हमारे हाथ से हीट लेगा तो हमें ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा? ऑफ कोर्स ठंडा ही लगेगा। हाँ जी, पानी कहाँ स्प्रिंकल करते हो? छत पे या फिर ग्राउंड में? आफ्टर अ
हॉट सनी डे, बहुत गर्मी भरा दिन था और शाम को तुम पानी डाल रहे हो सारे में, छत पे भी और ग्राउंड पे भी, क्यों ठंडा लग रहा है? पानी हमने डाल दिया मैम गरम फ्लोर के ऊपर, तो अब उस गरम फ्लोर से पानी ने क्या ले ली है? हीट। और पानी क्या हो गया है? इवेपोरेट। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा बच्चों? इन्हें चाहिए एक डंडा। हाँ जी, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स, बताओ जल्दी। समर्स में क्यों पहनते हैं कॉटन के कपड़े? कॉटन जो है वो अच्छा पसीना सोखता है, और मैम ये फिर उड़ भी जाता है, क्यों? ये उड़ता कैसे है पसीना, जल्दी बताओ। ये हमारी बॉडी से हीट लेके उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और हमारी बॉडी को कैसा लगेगा, ठंडा की गर्म? सब में ठंडा लग रहा है इन्हें आज हमें लाइट चली जाएगी ना पता चलेगा। हाँ जी, ये भी पढ़ लिया था कल। इवेपोरेशन कैसा फिनोमिनन है? सरफेस। ये कैसा है? बल्क। बल्क मतलब अंदर। मैम जितने, जब हम किसी चीज को बॉईल कर रहे हैं ना, तो जितने पार्टिकल्स हैं अंदर तक, उन सब पे इफेक्ट आएगा, लेकिन यहां पर सिर्फ किस पे इफेक्ट आता है? सरफेस वाले पार्टिकल्स पे, सिर्फ और सिर्फ। ये कैसी प्रोसेस है मैम? ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये स्लो है, ये फास्ट है। ये कूलिंग इफेक्ट देती है, इससे कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता, और इट अकर्स ओनली एट द एक्सपोज सरफेस ऑफ लिक्विड। और ये कहाँ होती है बच्चों? मास में। मास का मतलब पूरे, यहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, सब में होगी अंदर। नीचे से हीट कर रहे हो ना बॉइलिंग में, तो सब पे इफेक्ट होगा। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा इवेपोरेशन में? इवेपोरेशन में मैम सिर्फ ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ऊपर वाले, इन पे इफेक्ट होगा, समझ गए? बॉइलिंग में पूरे पार्टिकल्स पे इफेक्ट होगा। हाँ जी, लास्ट, ये क्यों देखने को मिलता है हमें ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के ऊपर? क्या, कौन सा फिनोमिना है? फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सॉलिडिफिकेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, या फिर डिपोजिशन है? कंडेंसेशन। मैम ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है, क्या होता है इसमें? मैम जो वाटर वेपर्स घूम रहे हैं ना हवा में, जो वाटर वेपर्स हवा में घूम रहे हैं मैम, जैसे ही वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास के कांटेक्ट का मतलब क्या है? ठंडे होते हैं, जैसे ही कूल है ये कूल। जैसे ही वाटर वेपर्स जो हवा में पड़े हुए हैं, जैसे ही वो ठंडक के कांटेक्ट में आते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? और ये किसकी तरह दिखते हैं फिर? भाई पानी अब बन गया है तो कैसे दिखेंगे? ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो फिनिश हो गया है। अब एक्सरसाइज करो, चलो बैठ के जल्दी।